Yes, Manish ji, Thank you you. can start. Thank you, Sumit sir. Thank you so much for providing me an opportunity to start the session today. I welcome all the participants in this certificate course on direct taxation organized by CASA. Sumit sir is the founder of this CASA NGO. The seminars of CASA provided a lot of knowledge and enthusiasm, and the same is still continuing. CASA has done a lot for the nature also by carrying tree plantation drive in different areas. Last week I was with Sumit sir, and it was very nice experience, tree plantation. बहुत बढ़िया रहा सर. As we all know, Smith sir is also contesting for Central Council elections this time, so we should support him. And our today's speaker is Sachin Sinha sir. I welcome you, sir. Sachin Sinha sir has more than 16 years of experience in international taxation and transfer pricing. Am I right, sir? Right, sir. Sachin sir deals in international and domestic taxation and tax advisory services. Sir also provides regulatory advisory services, which mainly include guidance and compliances on FDI, ODI, taxation on e-commerce, and many more. So, from all the participants, thank you, sir, for providing us your valuable time. Thank you so much, sir. Sumit sir, kindly start the session furthermore. Up to you, sir. थैंक यू मनीष भाई फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड सबसे पहले कोर्स को डिजाइन करने के लिए स्पेशल थैंक्स टू आशा जी फॉर डिजाइनिंग दिस 5-day कोर्स टू लर्न ऑल द 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स, जहां पर हम पांचों हेड में जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे. एंड also thanks to our managing committee members and speaker of the today's session, CA Sachin Sinha ji, my good friend who is always ready to contribute in this NGO CASA since beginning of this organization from 2010. And thanks to each participant, 63 participants have joined right now, and जिनके blessings, जिनके contribution और जिनकी participation से ही हम किसी भी प्रोग्राम के फीडबैक के अकॉर्डिंग उसे प्लान करते हैं. और आज भी कहीं ना कहीं हम इस डायरेक्ट टैक्स रिफ्रेशर कोर्स को डिजाइन कर पाए और आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है, इसके लिए धन्यवाद. आगे हमारी कोशिश रहेगी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, प्रेजेंटेशंस एंड रिकॉर्डिंग आपको जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे लेटर ऑन, उन सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी. एंड इसके बाद आपकी कोई और क्वेरीज है इन बिटवीन, सचिन जी विल टेक अप ऑल द क्वेरीज. अगर कोई इन बिटवीन माइंड में आती है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या हैंड रेज करके सचिन जी विल आस्क एज द टाइम विल परमिट. So before starting on the technical topic, I also request Asha ji to say the theme address before starting of the technical session on day 1. थैंक यू सुमित जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स की आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हमारे इस रिफ्रेशर कोर्स को अटेंड करने के लिए. थैंक यू सचिन सर, आप आज के हमारे फैकल्टी हैं. तो फ्रेंड्स, हमारा ये डायरेक्ट टैक्स का रिफ्रेशर कोर्स है. मैं फिर से एक बार बोलूँगी, रिफ्रेशर कोर्स है ये, और इसमें हम क्रिटिकल इश्यूज को लेने वाले हैं. तो क्रिटिकल इश्यूज से आप एक चीज ये समझ लीजिए कि हम बहुत ही बेसिक पे शायद ना हो, लेकिन ऐसे बेसिक्स पे हम होंगे जो कि अक्सर करके हमें तंग करते हैं. कि हम उसके लिए जितनी बार हम ऑडिट करते हैं या जितनी बार हम रिटर्न भरने के लिए बैठते हैं किसी की, हम उस प्रोविजन को बार बार पढ़ते आ रहे हैं. तो इस तरह के हम क्रिटिकल इश्यूज को टेकअप करेंगे. और इस पूरे 5 days के रिफ्रेशर कोर्स में हमने जो हेड्स हैं उनको, सभी हेड्स को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो सैलरी हेड हो, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, TDS एंड 3CD एंड टैक्स ऑडिट. 3CD एंड टैक्स ऑडिट का सेशन हमारा सबसे लास्ट में होगा. आज हम सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं. एंड सैलरी एक वर्ड बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये इतना तंग कर लेता है कि सबसे ज्यादा टाइम कई बार सैलरी की ITR भरने में लग जाता है, अगर कोई भी एक सैलरी से अलग हटके थोड़ी सी भी चीज आ गई तो. एंड आई एम श्योर कि सभी इस चीज से अग्री करेंगे. तो वेलकम ऑल, एंड सचिन सर, ओवर टू यू कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें. कुछ एक दो चीजें बस इसमें मैं बोलूंगी सर, अगर आप उसको कवर, हो सकता है आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो. जैसे कि अगर हमारा शेयर ट्रेडिंग कोई करते हैं या डेरिवेटिव उसमें ट्रेड कर रहे हैं एम्प्लॉय के केस में, उसको रिटर्न में किस तरह से कंसीडर करना है, क्या उसमें कभी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ सकती है या नहीं आ सकती. फिर ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम कैसे ऑप्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर आप उसको कवर कर सकें सर तो.
Over to you, sir. Thank you. Thank you so much, Asa ma'am. Good evening, friends. Thank you to Sumit ji for giving me the opportunity on this August platform of CASA. Thank you, Manish ji, for a nice introduction. Although I am since last 16-17 years, I am still learning about the international taxation and direct tax. So I think and it's a continuous process, and Yeah, I think continuous process, right, sir? And thank you, Asha ma'am, for organizing such a wonderful program for 5 days. And of course, I think all the participants will definitely the knowledge of the participants will definitely get enriched. And at the same time, as a speaker, I can say that my knowledge will also enrich, because अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो सैलरी के ऊपर जो भी टैक्स रिटर्न्स होते थे, हम लोग जनरली अपने ऑफिस में आर्टिकल्स को देते हैं कि सैलरी का रिटर्न है, आप भर लो। अगर कुछ कैपिटल गेन का इशू होता है तो फिर वो सीनियर्स के पास या पार्टनर्स के पास आते हैं। अदरवाइज हम लोग ये मान के चलते हैं कि सैलरी का है तो वो कर ही लेगा। बट सर, सैलरी को अगर हम लोग समझते हैं आज की, क्या एक्चुअली में सैलरी इतना सिंपल है जितना हम लोग जानते हैं, या उसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं? हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये सिंपल हो, क्योंकि वो डे इन डे आउट में वो चीजों को डील कर रहे होंगे, और कुछ लोगों को हो सकता है कि ये नया टर्म मिले, कुछ लोगों को नए लगे कि ये नया है, क्योंकि उन्होंने शायद कई सालों से वो और फील्ड में या और टैक्स में और भी चीजें उनमें काम कर रहे हो। इसके अलावा सिंस ये 5 दिन का प्रोग्राम है और सुमित जी ने मुझे ये बोला था कि आप ओपनिंग करोगे, बिकॉज आपका नाम सचिन है, तो मुझे नहीं पता कि मैं आप लोग एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतरूंगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम लोग रियल टाइम पे उसको डिस्कस करते जाएंगे, सो दैट कि जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते जाए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो एट द एंड हम लोग 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का हम लोग सेशन कर लेंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारे टर्म्स और इश्यूज को डिस्कस किया है, और एट द एंड मैंने 5 केस स्टडीज रखे हैं, जो कि मेरा पेटेंटेड रहता है। मैं हमेशा से अपने स्लाइड में केस स्टडी रखता हूँ, तो वो केस स्टडी भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एट द एंड, जो हमारा पूरा सेशन हो जाएगा, सो दैट कि ये पता चले कि हम लोगों ने जो सीखा है उसका आउटपुट वहां पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और एक्चुअली आपको अंदर की बात बताऊं तो वो जो 5 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो जिसका आंसर एक्चुअली मुझे चाहिए होता है। तो विद दिस आई लाइक टू शेयर माय पीपीटी। सुमित जी, मैं शेयर करूं? यस सचिन जी, यस। थैंक यू सर। ये विजिबल है ना सभी को? यस, परफेक्ट। सेक्शन इनकम टैक्स में जो सैलरी का टैक्सेशन होता है उसके लिए जो सेक्शन है वो सिर्फ 3 सेक्शन है, सेक्शन 15, 16, 17। 15 में इन्होंने बोला कि हम ये जो आपके रिसिप्ट्स होंगे या इनकम होंगे वो अक्रूवल बेसिस पे और ड्यू बेसिस पे टैक्स करेंगे। 16 में इन्होंने आपको डिडक्शंस दिए हैं, और 17 में परक्विजिट्स को सैलरी का पार्ट बनाया। बट एक्चुअली में सैलरी टैक्स करने के लिए किस सेक्शन में बोला गया है? ये तो हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं, बट सैलरी मेरे टोटल इनकम का पार्ट है या नहीं है उसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाते हैं और सेक्शन 5 उठाते हैं। सेक्शन 5 अगर मैं पढ़ने के लिए जाता हूं तो उसका रेफरेंस मिलता है सेक्शन 2 क्लॉज 45 समवेयर, जिसमें ये बोलता है टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम एज पर सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन द एक्ट। सो कंप्यूटेशन मैकेनिज्म बाद में आएगा, पहले हम लोग समझेंगे कि सेक्शन 5 में मैं फॉल करता हूं या नहीं करता हूं। अब मैं सेक्शन 5 में अगर जाता हूं तो वहां पे 2 पार्ट है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। अभी मैं नॉन रेसिडेंट को एक बार के लिए साइड करता हूँ, रेसिडेंट के ऊपर फोकस करते हैं। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया by the SSC or by any other person in behalf of such SSC, number 1. Number 2, income accrue or arise or deemed to accrue or arise to the SSC during the previous year, or income accrue or arise outside India. इसका मतलब अगर मैं वैसे देखूं होलिस्टिक व्यू, तो आपका कोई भी इनकम कहीं भी अराइज हो रहा हो तो वो इंडिया में टैक्स होगा अगर आप रेसिडेंट है तो, और नॉन रेसिडेंट के केस में कहते हैं इनकम accrue or arise आउटसाइड इंडिया अगर है तो वो टैक्स वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। अब अगर मैं सेक्शन 9 में जाता हूं, जहां जो कि रूट कैसे निकलता है, इनकम accrue arise और डीम टू accrue arise, तो मैं डीमिंग फिक्शन के लिए मैं जाता हूं इन सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में क्लॉज 2 और क्लॉज 3 है। क्लॉज 2 ये बोलता है
इन केस ऑफ सैलरी मैं उसको कब मानूंगा कि वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, जब वो यहाँ पे अर्न होगा। अर्न मीन्स जब वो सर्विस यहाँ रेंडर किया जाएगा तो माना जाएगा कि यहाँ पे अर्निंग हुई है। अगर मैं रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ऑफकोर्स, तो मैं यहाँ पे फॉल कर ही रहा हूँ। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे आके काम करता हूँ, यहाँ आकर मैं काम करता हूँ इंडिया में, तो उस केस में मेरी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी, सब्जेक्ट टू जो एग्जम्पशन दिया हुआ है सेक्शन 10(10)(6) में शॉर्ट स्टे एग्जम्पशन, उसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो वही है कि रेसिडेंट के केस में अगर मैं रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरा पूरा इनकम यहाँ टैक्सेबल होगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं यहाँ के काम करता हूँ तो मेरा इनकम यहाँ टैक्सेबल होगा और वो सैलरी के हेड में होगा। और अगर मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, इंडिया के बाहर जाके काम कर रहा हूँ और मैं स्टिल रेसिडेंट ही रहता हूँ और मैं वापस आता हूँ, तो भी मेरा इनकम यहाँ टैक्सेबल होगा, बिकॉज हम ये कहते हैं कि इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया स्टिल टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये बैकग्राउंड है जहां से सोर्स हुआ। अब ये तो हमने बात कर ली कि यस टोटल सेक्शन जो जो सैलरी इनकम है वो टोटल इनकम का पार्ट बनता है, दैट इज वेरी मच श्योर। नाउ सेकंड पार्ट, कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन द एक्ट। तो कंप्यूटेशन पार्ट में जाते हैं, तो सेक्शन 15, 16, 17 बेसिकली कंप्यूटेशन की बात करता है। और हम जितने भी आगे पढ़ेंगे 10 के बाद जितना भी पढ़ते हैं सब कंप्यूटेशन की बात करते हैं। तो मैं कंपटीशन में अगर जाता हूँ तो स्टार्ट होता है सेक्शन 15 से। तो अब हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके क्या है इसमें। अगर आप देखें सैलरी का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सैलरी में जो कवरेज है ये बहुत ही ब्रॉड कवरेज है। जो भी चीज आपको रिसीव हो रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वी कैन से दैट इट इज सैलरी, और इट इज और एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन, चाहे आप उसका जो भी नाम बोलिए, वो पूरा सैलरी के हेड में टैक्स होता है। अगर कोई छोटे लेवल पे काम कर रहा है या कोई हायर लेवल पे काम कर रहा है, उसका भी इनकम इसी हेड में टैक्स होता है। अगर मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूँ या मैं किसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज ए अप्रेंटिस, एज ए ग्राउंड वर्कर, वो भी जो मुझे मिल रहा है वो भी सैलरी है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है वो भी सैलरी है। तो सबके लिए यही सेक्शन है 15, 16, 17। एम्प्लॉयर मे बी रेसिडेंट, मे बी नॉन रेसिडेंट। अभी हमने एम्प्लॉय के लिए डिस्कस किया था, अब मैं इसको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सपोज कीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ लेकिन मेरा जो एम्प्लॉयर वो बाहर रह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे टैक्स होगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का टैक्सेशन होगा या नहीं होगा उसको हम लोग सेपरेटली टेस्ट करेंगे जब कभी इसके लिए सेशन होगा। बट आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी। तो ये ब्रॉडली जो ये कवरेज है मैंने अभी डिस्कस किया। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सैलरी के केस में, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो जब जैसे हम लोग सीए में एंटर करते हैं या शायद ग्रेजुएशन में ही, तो उस सैलरी का कंपटीशन हम लोग को मिलने लगता है। और जब आप आर्टिकल बन के ऑफिस में जाते हैं तो 2-4 सैलरी के केस दे दिए जाते हैं कि इसका कंपटीशन बना के दिखाओ। ये जो भी सीनियर मेंबर्स हमारे साथ, सीनियर मेंबर्स मतलब जो उस टाइम से हैं, जो मैनुअल जब रिटर्न भरा जाता था तब उनको पता है कि रिटर्न भरने के लिए हर एक सेक्शन को हम लोग को एक्ट में जाकर रेफर करना होता था। आज चीजें आसान हो गई हैं, आप फिगर्स डालते जाइए, सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करता है। बट पहले मैनुअली कैलकुलेशन होती थी तो हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखना होता था। The salary shall be chargeable to income tax under the head salaries on the due basis। इसका मतलब अगर आपका इनकम ड्यू हो गया तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो गया अंडर हेड सैलरी, चाहे वो प्रीवियस एम्प्लॉयर से हो या करंट एम्प्लॉयर से हो, प्रीसीडिंग ईयर का हो या करंट ईयर का हो, फ्यूचर ईयर का हो। अगर वो ड्यू हो गया तो वो ड्यू हो गया, अगर वो तो फिर वो ड्यू बेसिस पे यहाँ पे टैक्स होगा। ये एक लेग है। दूसरा लेग है रिसिट बेसिस पे भी टैक्स होगा, यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने आपको पे कर दिया तो चाहे वो ड्यू हुआ हो या नहीं हुआ हो वो टैक्स होगा। सिंपल एग्जांपल, मुझे अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी गई, वो अभी ड्यू नहीं हुआ, वो फ्यूचर में ड्यू होगा तो वो टैक्स हो गया। वो आज मेरा सैलरी का पार्ट बन जाएगा क्योंकि मुझे वो रिसीव हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम लोग बस समझते हैं कि जो पेड और अलाउड, ये सब 2 टर्म इसमें यूज होते हैं, वो पेड और अलाउड। सो ये भी हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउड। ये हम लोग सर
कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, पेड, पहला ड्यू है, दूसरा पेड है, और एक और टर्म यहाँ पे आ रहा है पेड और अलाउड. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउड? टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय द एम्प्लॉयर. पहला बाय द एम्प्लॉयर का मतलब हुआ करंट एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकम ड्यू टू हिम. या तो ड्यू नहीं हुआ या ड्यू अभी फ्यूचर में होगा. तो उस केस में हम लोग अगर पेड कर दिए तो हम ये कहते हैं कि आपका इस साल, जिस साल में पेमेंट आपको मिल गई, वो आपका इनकम हो गया. 3 टर्म हमने देखा सर, ड्यू, पेड और अलाउड. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. ड्यू और पेड हमने डिस्कस कर लिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाउड? हैज बीन इंसर्टेड एज गोइंग अप्रोप्रिएटली. जो परक्विजिट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें मिलते नहीं, जो हमें मनी टर्म्स में नहीं मिलते, लेकिन वो मेरे लिए अवेलेबल होते हैं और उसको आप कन्वर्ट भी नहीं करते मनी में, तो वो कहते हैं आपका ये अलाउड है, ये आपको अलाउ किया जा रहा है. इसका मतलब ड्यू, पेड एंड अलाउड 3 टर्म्स है, आपको अलाउ किया गया. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी का कैंटीन है और मैं वहाँ, मुझे भी उस कैंटीन में एज ए एम्प्लॉय मैं वहाँ पे उसको अवेल कर सकता हूँ, तो वो मुझे अलाउड है वो. लेकिन मैं उसका जो फूड है वो मैं सेल करके उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं वहाँ जाके उस फूड को एंजॉय कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझे अलाउड है. व्हाट इज नॉट रिगार्डेड एज सैलरी? ये इसको बीच में डालने का पर्पस ये है कि हम लोग 3 टर्म्स को इन्होंने बताया कि ये 3 टर्म अगर आपको पास आते हैं तो आपका वो सैलरी में फॉल करेगा. एनी सैलरी, बोनस, कमीशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ द फर्म. सो पार्टनर ऑफ द फर्म को अगर मिलता है, अगर मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म में और मुझे वहाँ सैलरी मिल रही है, मुझे बोनस मिल रहा है, तो वो हम सैलरी में टैक्स नहीं करते, उसको हम बिजनेस इनकम में टैक्स करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. इसके ऊपर ही सारा डिबेट होता है इन केस ऑफ टैक्सेशन ऑफ सैलरी. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए. ये कैसे टेस्ट होगा और इसका टेस्ट क्राइटेरिया क्या क्या है? अगर कहीं भी ये रिलेशनशिप फेल हो जाता है तो फिर हम उसको टैक्स सैलरी हेड में नहीं कर सकते. किसी दूसरे हेड में हो सकता है बट सैलरी हेड में नहीं हो सकता. No payment can fall to be taxed under this section unless relationship of employer and employee. So this is very important term, unless relationship of employer and employee. अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में किसी भी हालत में सैलरी हेड में नहीं जाएगा. एग्जाम्पल लेके करते हैं. सपोज किसी कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे ज्वाइनिंग डेट 3 महीने बाद का है. बीच में कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया और कंपनी को ये लगा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं वन में सरी नहीं ले सकता. तो उन्होंने मुझे एक बल्क में कुछ अमाउंट, लेट से 5 लाख रुपए पे कर दिया, ये बोल के कि वी कैन नॉट कंटिन्यू विथ योर एम्प्लॉयमेंट. सो आपका जो फ्यूचर में जो आपका ड्यू डेट था ज्वाइन करने का, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं और आपको भी लमसम अमाउंट 5 लाख रुपीज दे रहे हैं. कैन वी से कि इसमें रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? कोई आंसर, कैन आई एक्सपेक्ट सम आंसर फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स आल्सो? यस, नो, एनीथिंग? सो टू मेक इट इंटरेक्टिव, मुझे भी पता चले कि लोग सुन रहे हैं. सो ये जो टेस्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए. किस डेट में एग्जिस्ट करना चाहिए? वेदर एट द डेट ऑफ पेमेंट, वेदर एट द डेट ऑफ ड्यू, और एनीथिंग एल्स क्राइटेरिया इज देयर. अगर, क्योंकि 2 क्राइटेरिया है मेरे पास, पेड और ड्यू. अगर मैं पेड के टाइम पे एम्प्लॉय रिलेशंस पे एग्जिस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स तो सैलरी है. अगर पेड के टाइम पे नहीं कर रहा है बट ड्यू के टाइम पे कर रहा था, आज जब ड्यू हुआ था तब तो मैं उसका एम्प्लॉय था, आज मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ और मुझे आज ये पैसा मिल रहा है, तो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसी रिलेशनशिप के कारण आपको पैसे मिल रहे हैं. ऐसा और भी सिचुएशन हो सकता है जहां की आपको, आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऑल्दो ही कैन बी टर्म्ड एज योर एम्प्लॉयर और फ्यूचर एम्प्लॉयर, बट आपको वो, हम इस कैटेगरी में टैक्स नहीं करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आया कि वेदर डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. जनरली जो हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो है यस, डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी.
लेकिन इसको अगर हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये कहाँ बोला गया है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा कंपनी का। डायरेक्टर जनरली कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। कैसे? क्योंकि वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में मेरे पास यहाँ पे है, और वो उसका काम क्या है, डायरेक्टर्स का काम होता है बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, सिटिंग फीस लेना, और वो सिटिंग फीस या मीटिंग फीस जिसको हम लोग बोलते हैं वो लेते हैं। उनका रोल इतना होता है। अगर हमने डायरेक्टर को एज एन एम्प्लॉय अपने अपॉइंट किया है विद एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे एओए में ये मेंशन किया हुआ है, हमारे एओए में ये मेंशन किया हुआ है कि हम डायरेक्टर को एम्प्लॉय में ले सकते हैं, या हमने कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तभी हम ये बोलेंगे कि वो मेरा एम्प्लॉय है। इट मीन्स इन ऑर्डिनरी केस डायरेक्टर जो होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता है, अनलेस ये हमारा साथ कोई सेपरेट एग्रीमेंट है जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि now you are employee of the company and you are responsible for taking care of the activities of the company. So ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं कि अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय है। अब एक क्वेश्चन और ऐसे होता है, वेदर होल टाइम डायरेक्टर इज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। टेक्निकली यस, होल टाइम डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बिकॉज वो होल टाइम आपके यहाँ काम करता है, बट इन दैट केस आल्सो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी देयर। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने के लिए कि जहां जहां कंपनी में डायरेक्टर हैं, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ जरूर बना लीजिए बिटवीन कंपनी एंड द डायरेक्टर विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन कि आप हमारी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय और एज एन एम्प्लॉय आपको यहाँ पे ये सर्विसेज रेंडर करनी है। तो ही हम ये कह सकते हैं कि यस, डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अदरवाइज जनरली नॉट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेदर ऑफिशियल लिक्विडेटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो जब काम कर रहा होता है तो वो बोर्ड के साथ में काम करता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि क्या जो काम कर रहा है उसको ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है अगर वो वही काम कर रहा है तभी हम बोलेंगे ये एम्प्लॉय है, या जो भी पर्सन कंपनी के बेटरमेंट के लिए या कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए काम कर रहा है, अपने डिसीजन से काम कर रहा है, बट ऑफ कोर्स उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है, in that case we can say that he is employee of the company. So दो important चीज है। अगर आज मैं ये बोलूं कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाता हूं और मैं वहां पे जो मुझे ऊपर से बोला जाएगा, जो मुझे बाकी बोर्ड मेंबर्स बोलेंगे, मैं वो काम करूंगा, ये एक सिचुएशन हुआ। तो क्या मैं इसे बोलूंगा कि यस आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, या दूसरा कि मुझे जो मैं एज ए प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि हाँ ये, या एज ए इंटेलेक्चुअल या जो भी मेरा डेजिग्नेशन है, मैं उस डेजिग्नेशन को डिजर्व करने के लिए जो भी मैं एक्टिविटीज करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी का इंस्ट्रक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तब मैं बोलूंगा कि यस आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इन दैट केस आल्सो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन केस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, वेदर ऑफिशियल लिक्विडेटर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये बहुत पुराना जजमेंट है सर, हालांकि इसमें मैंने पूरा मेंशन किया है, भगवती शंकर का जजमेंट है। ये तब का बात है जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था। सो 1944 लाहौर कोर्ट ने बोला, इट वाज हेल्ड दैट ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी इन लिक्विडेशन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड रेम्युनरेशन रिसीव्ड इज टैक्सेबल अंडर हिज सैलरीज। तो ये 1944 का जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि जो ओएल होगा वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होगा और जो भी रेम्युनरेशन मिलेगा वो टैक्सेबल अंडर हिज सैलरी होगा। हालांकि 1947 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के अगेंस्ट में जजमेंट दिया। ये केस था आरजी टाटा का, जिसमें इन्होंने ये बोला कि ऑफिशियल लिक्विडेटर इज ऑफिस होल्डर एंड नॉट द एम्प्लॉय। सो वो ऑफिस को होल्ड कर रहा है बट वो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। सो ऑफिशियल लिक्विडेटर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो उसका जो रेम्युनरेशन है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट इशू, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, क्या इनका भी इनकम जो है, जो इनको रेम्युनरेशन मिलता है वो भी सैलरी हेड में जाएगा? अगर आंसर यस है तो क्या इनका भी परक्विजिट्स का कंपटीशन वैसे ही होगा जैसे दूसरों का होता है? अगर आंसर यस है तो क्या जो इनको भी हाउस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो रेसिडेंस मिला हुआ है, क्या हम उसका वैल्यूएशन करेंगे और फिर हम ये निकालेंगे कि कितना इनका रेंट फ्री अकोमोडेशन है और उसके बेसिस पे इनका सैलरी कैलकुलेट करेंगे?
So any views on this? अगर मैं किसी का आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आशा मैम? Okay, so the judges of High Court and Supreme Court are constitutional functionaries, and Article 125 and 221 of Constitution expressly state that they receive what they receive is salary. So ये तो तय हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया कि इनको जो मिल रहा है वो सैलरी है। अगर ये सैलरी है तो क्या ये भी 15, 16, 17 की तरह से टैक्स होगा या इसका कोई अलग मैकेनिज्म होगा? सो देवकीनंदन अग्रवाल की जजमेंट में बहुत पुराना तो नहीं है, 1999 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज ट्रू दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव नो एम्प्लॉयर। इट मींस अगर कोई एम्प्लॉय है तो क्या कोई सैलरी ले रहा है तो क्या वो एम्प्लॉय है, और अगर कोई एम्प्लॉय है तो क्या उसको एम्प्लॉयर भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि हर केस में अगर कोई एम्प्लॉय है तो क्या उसका एम्प्लॉयर भी होगा, मे नॉट बी नेसेसरी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली इस केस में बोला है। It is true that High Court and Supreme Court judges have no employer, but ipso facto doesn't mean that they do not receive salaries. They are constitutional functionaries under 125 and 221 of the Constitution, and whatever they receive is salary. So ये एक पार्ट हो गया। तो ऑफ कोर्स दूसरा क्वेश्चन जरूर माइंड में आएगा कि अगर मैं सेक्शन 17 में इनका पर पीरियड्स का कैलकुलेशन करता हूँ तो इनका तो रेसिडेंसी जो इनको गवर्नमेंट का हाउस मिलता है वो इतना बड़ा होता है, उसकी वैल्यू अगर मैं करने लगूं तो इनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से एक इनका जो इनका एक्ट है जिसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन केसेस में आपका जो हाउस जो परक्विजिट्स का वैल्यूएशन है वो उनका हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो हम लोग लेंगे रेफरेंशियल अकोमोडेशन, उसको हम परक्विजिट्स में काउंट नहीं करेंगे। तो ये उस एक्ट से ड्रिवन होता है, ना कि इनकम टैक्स एक्ट से। इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशली इसके लिए कोई बार नहीं किया गया है कि आप नहीं लेंगे, लेकिन उस एक्ट में मना किया गया है, क्योंकि उसमें ये बोला गया कि आपका जो भी रेसिडेंशियल रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा इन केस ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन केसेस में और गवर्नर ऑफ स्टेट्स, इन 5 केसेस में आपको रेसिडेंसी रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं लेना है, को अपने परक्विजिट्स में काउंट नहीं करना है। सो एमएलए और एमपीज जो होते हैं उनको भी सैलरी मिलती है, तो इनका भी टैक्सेशन क्या वैसे ही होगा जैसे हमारा 15, 16, 17 में होता है। The remuneration received by MLA or MP cannot be taxed under its salaries, but could be taxed under income from other sources. So it is not part of salary. Although जब उनको मिलता है तो ये कहा जाता है कि आपको सैलरी दिया जा रहा है। हम लोग अभी हम लोग ने सुना है MPs की सैलरी इतनी है और MLAs की सैलरी इतनी है, but if it is salary, then whether it fall under section 15, 16, 17, so answer is no, because जो भी उनको मिल रहा है वो उनका अदर सोर्सेज में टैक्स होता है। शिवचरण माथुर 2008 का जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट का, द मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17। सो इन केसेस में जो एमपीज और एमएलएस को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल केस में परक्विजिट्स बोल के टैक्स करते हैं, यहाँ पे एमपीज और एमएलएस को बोला गया कि आपका ये परक्विजिट्स का पार्ट नहीं है और वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ऑल्दो जब मैं इसको पूरा पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि रिसेंटली यानी कि लास्ट मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने पहले प्रेसिडेंट साहब ने ये बोला, एक पब्लिक फोरम में उन्होंने बोला कि मेरी सैलरी पर मंथ में 5 लाख है और मैं 2,75,000 का टैक्स पे करता हूँ। तो हालांकि उनका जो पर्पस था बोलने का वो ये था कि वो लोगों को ये बताना चाहते थे, देखो मेरी 5 लाख की सैलरी है और अपना 2.5 लाख तो टैक्स, 2.5 लाख से ज्यादा मैं टैक्स दे देता हूँ, मोर देन 50%। तो वो लोगों को प्रमोट और आगे लाना चाह रहे थे कि आप लोग भी टैक्स दीजिए, बट ये जो पॉइंट था, जो इनका जो वर्डिंग था, ये काफी प्रैक्टिशनर जो टैक्स प्रैक्टिशनर स्टालवर्ड्स हैं हमारे फील्ड में, इन लोगों ने इनके टर्म्स को सीरियसली ले लिया और सारे लोग कंपटीशन करने लगे कि कैसे 5 लाख का सैलरी के ऊपर 2,75,000 का टैक्स बन सकता है।
टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5 लाख की सैलरी के हिसाब से 60 लाख का होता है, और 60 लाख के ऊपर अगर आप देखें तो लगभग आपका 1.75 लाख पर मंथ के हिसाब से टैक्स रिडक्शन होता है। ऑल्दो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बोला कि 2.75 है, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब का इनकम जो मिलता है वो सैलरी है या नहीं है, और है तो कैसे टैक्स होता है। द प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 एक सेपरेट एक्ट है, सेट डाउन प्रोविजन फॉर सैलरी एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। उनकी जो सैलरी मिलेगी वो कौन तय करेगा, ये वहां से तय होता है। द प्रेसिडेंट सैलरी इज चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको सैलरी दी जाएगी। प्रेजेंटली 5 लाख की सैलरी है और इनकी the constitution provides that president's emoluments, allowances and privilege will be decided by the parliament. The salary of the president in India, president of India, is thus determined as per this act. So neither the constitution nor the president emoluments and emoluments exempt the head of state of taxation. So इनको ऐसा कोई exemption नहीं दिया गया। इसका मतलब टैक्स होगा, नॉर्मल तरीके से टैक्स होगा, एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि उनका जो हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको टैक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज वो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अदर नॉर्मल सिनेरियो में उनका टैक्सेशन भी वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल सैलरी का होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है। एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज किया है। यस विकास जी, विकास जी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन ही होगा या अदर थिंग्स? नहीं, there are other item also like medical benefit, like retirement benefit, like there are so many items, but मैं रेंट का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर जो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर मैं प्रेसिडेंट का रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर मैं कहीं पे किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मुझे रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो ऑफ कोर्स उसका रेंट 5 लाख 10 लाख 15 लाख होगा, डिपेंडिंग अपॉन माय कंपनी। प्रेसिडेंट साहब का अगर आप रेसिडेंस देखा है आपने तो आपको उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना हो तो वो मिलियंस में चला जाएगा, इवन मल्टी मिलियंस में चला जाएगा। तो पता चला उनकी सैलरी 5 लाख और मल्टी मिलियंस का रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसलिए मैंने उसकी बात की। अदरवाइज मेडिकल अलाउंसेस भी फ्री हैं, अदरवाइज फूड अलाउंस, बहुत सारी चीजें जो फ्री हैं उनके लिए। ओके, थैंक यू सर। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट लेता हूँ और मैं कंपनी में रेगुलर बेसिस पे जाता हूँ, बोर्ड में बैठता हूँ, उनको बताता हूँ, उनके पूरे बिल्स, वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ मैं चेक करता हूँ, कैन आई से दैट आई एम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी? सो द आंसर इज नो. So in that case, why no? Because my contract with the company is contract for service. Contract for service means आपने मुझे अपॉइंट किया, मैं ये आपको असाइनमेंट करके दूंगा, मेरा काम खत्म। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मीन्स आपने मुझे अपॉइंट किया, आप जो बोलेंगे मैं वो काम करूंगा और जो कंपनी के लिए जो काम होंगे वो मैं करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मैं सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा दैट इज फॉर सर्विस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि सपोज विराट कोहली आईपीएल में खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं, तो क्या जितने दिन वो उस गेम में होते हैं या गेम के बाहर भी, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, और दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। द मोमेंट मैं ये बोलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन विल अराइज। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस मीन्स सर्टेन पीरियड के लिए मुझे इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, सर्विस इज ओवर, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मीन्स the contract will continue till the service will continue till the contract is continued. So when a person occupies a regular post or office is about to just hold on. Yes Pragya, you have some question? एक बार प्रज्ञा मैम को प्लीज अनम्यूट कीजिए।
तो प्रज्ञा जी का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट एचआरए, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन, सो शी इज आस्किंग फॉर कि एचआरए अगर उनको मिल रहा है देन टैक्सेबिलिटी क्या So है? to the president or prime minister? That she has not mentioned. Okay. So अभी जो हमने 5-6 चीजें ली हैं to government employee. टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर मैं बोलूँ तो जो सेक्शन 17 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई होगा, और उसके लिए फिर आपका जो एग्जम्पशन है हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन 10-13 कैपिटल ए में, दैट इज अवेलेबल टू यू। बट जो कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस की लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जजेस, इन लोगों को बेसिकली क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उस केस में चूंकि प्रोवाइड किया गया देयर इज नो रेंट दे आर पेइंग टू एनीवन, सो हम उस केस में एचआरए कैलकुलेट नहीं कर रहे, कोई कंपनी जो गवर्नमेंट का दिया हुआ है। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि इन कैटेगरीज को हम लोग कैसे टैक्स करते हैं। जनरल कैटेगरी में सेक्शन 17 में जो प्रोविजन दिया हुआ है उस बेसिस पे आप रेंट फ्री, जो अगर आपको कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है तो उसकी वैल्यूएशन करने का पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, रूल भी इसके लिए अलग से है। और उसके अगर कोई सेक्शन 10-13 में जो एग्जम्पशन अवेलेबल है 10-13 में कैपिटल ए में, तो वो भी अवेलेबल होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सारे। So contract for service and contract of service. When a person occupies a regular post or office is amounting to service or takes on assignment which amounts to contract of service and not contract for service, it is an employment as distinguished from a mere engagement. So ये बहुत important चीज है कि इस छोटा सा change से contract of service and contract for service आपका employment है या नहीं है ये determine होता है। The moment you are into employment, then section 15, section 17 will apply, and in that case all the provisions of this section will apply. Otherwise जैसे वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, देन मैं तो फिर मैं बिजनेस इनकम में चला जाऊंगा। रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉय, ये हम अदर देन एम्प्लॉय, ये अभी तक हम लोगों ने जो देखा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए, बट ये कहीं नहीं बोला कि जो पेमेंट है आपको वो एम्प्लॉयर से ही आना चाहिए। बट इट्स अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि अगर मुझे जो सैलरी मिल रही है तो जो मुझे मेरा जो पेयर होगा मेरा एम्प्लॉयर होगा। एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे कोई पर्सन है जो फॉरेन कंपनी का है एम्प्लॉय, वो इंडिया में आके काम कर रहा है। तो जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन इंडिया में काम करता है तो हम ये कहते हैं कि आपका इंडिया में टैक्स होगा, बिकॉज आप इंडिया के हिसाब से आपका सैलरी कंपटीशन होगा और आपका टैक्स होगा। इन दैट केस जो इंडियन कंपनी है, मैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को आपको बता देता हूँ, अगर जो इंडियन कंपनी उसने बोला कि वॉट एवर टैक्स अमाउंट इज देयर वो मैं पे कर दूंगा, सो उसका जो प्रिंसिपल है जो फॉरेन में बैठा हुआ है उसने वो उसका लीगल एम्प्लॉयर है, वो उसका इकोनॉमिक एम्प्लॉयर है, वही पेमेंट कर रहा है। यहाँ जो इंडियन कंपनी जिसके लिए काम करने आया है उसने बोला कि ठीक है जो एडिशनल टैक्स होगा आपका इंडिया में वो मैं पे कर दूंगा। तो उस जो एम्प्लॉय उसके पॉकेट से कुछ नहीं किया, एम्प्लॉयर जो बाहर बैठा हुआ है उसका भी उतना ही किया जो वो पहले पे कर रहा था। जो इंडियन एंटिटी उसने एडिशनल टैक्स बियर किया। उस केस में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो उसको मिला इंडियन जो पर्सन है वो दैट इज नॉट एम्प्लॉयर ऑफ दैट इंडिविजुअल, इन दैट केस वो उसका सैलरी नहीं है, बिकॉज सैलरी के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया कि एम्प्लॉयर रिलेशन होना चाहिए। जो इंडियन पर्सन जो पे कर रहा है तो इंडियन पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयर ऑफ दैट इंडिविजुअल, सो वो सैलरी में फॉल नहीं करेगा। दूसरे सेक्शन में जाएगा बट सैलरी हेड में नहीं फॉल करेगा। फॉरगोइंग सैलरी बिफोर इट इज ड्यू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों ने जो HNI क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जी मैं अपनी सैलरी छोड़ रहा हूँ ड्यू टू कोविड या जो भी रीजन रहा, उनको लगता है कि मैं अपनी सैलरी छोड़ता हूँ, और वो 1 महीने की सैलरी अपनी कंपनी को बोला कि आप डोनेट कर दो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो उन्होंने सैलरी छोड़ दी। अब ये क्वेश्चन निकल के आया कि अगर जो सैलरी छोड़ दी है तो क्या वो उनके हैंड में टैक्स होगा या नहीं होगा। अब ये अगर इसको डिस्कस करते हैं, अगर वो उनके हैंड में टैक्स होगा तो कब होगा और अगर नहीं होगा तो कब नहीं होगा। उनके हैंड में टैक्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको ड्यू होना चाहिए या पे होना चाहिए। पेमेंट उसको हुआ नहीं है क्योंकि उसने वो पहले बोल दिया कि मैं रिसीव नहीं कर रहा। ड्यू अगर उसने वो मंथ उसका कंप्लीट हो चुका है, उसने सर्विस रेंडर कर दिया या वो, तो हम कह सकते हैं कि आपका ड्यू तो हो ही गया, चाहे आप लो या ना लो। इफ इट इज ड्यू टू यू देन आपका ये सैलरी का पार्ट है, चाहे आप उसको रिसीव करो या नहीं करो।
अगर आप कहते हो कि आपने फ्यूचर 2 मंथ्स का सैलरी जो कि अभी ड्यू ही नहीं हुआ, तो बोला कि मैं 2 महीने का सैलरी आप डोनेट कर दो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, मुझे नहीं चाहिए। और ये आपके पास ऐसे बहुत सारे केस आएंगे जहां पे लोगों ने अपने 1 दिन की सैलरी, किसी ने 15 दिन की सैलरी डोनेट की है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर आपका ड्यू नहीं हुआ तो वो टैक्स नहीं हो सकता, बिकॉज टैक्स करने के लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, या तो ड्यू होना चाहिए या पेड होना चाहिए। दोनों मिसिंग है, टैक्स नहीं हो सकता। दूसरा सिचुएशन लेते हैं जहाँ की मेरा ड्यू तो हो गया लेकिन मैंने छोड़ दिया, फॉरगोइंग सैलरी आफ्टर इट बिकम्स ड्यू, मैंने छोड़ दिया कि मेरा ड्यू हो गया और मैं जब मुझे सैलरी मिलने का टाइम है तो मुझे मत दो, आप कोविड फंड में डाल दो, गवर्नमेंट का जो फंड है उसमें आप डाल दो। उस केस में आपका टैक्स आपका वो ड्यू हो गया, आपका टोटल सैलरी इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होगा, और जो उसके ऊपर टैक्स आएगा दैट यू हैव टू बियर, बिकॉज वो आपका अक्रू तो हो ही गया आपके पास। सो पुराना जजमेंट है 1976 गुजरात हाईकोर्ट का, जिसमें इन्होंने ये बोला कि इन सिचुएशन में जहां पर आपका ड्यू होने के बाद आप सैलरी को छोड़ रहे हैं, उस केस में भी आपका वो सैलरी का पार्ट ही रहेगा और वो टैक्सेबल होगा, चाहे आप उसको रिसीव करो नहीं करो। ये बहुत ये सिचुएशन हमेशा आता है, हर साल आप लोगों के सामने भी आता होगा कि कंपनी कुछ गिफ्ट दे रही है, दिवाली गिफ्ट दे रही है। और आजकल दिवाली गिफ्ट का जो जो पहले होता था कि कोई कोई पैकेट मिलता था, और वो पैकेट आप फिजिकली आप देखते थे कि ये पैकेट मिला है। अभी वो पैकेट का चीज खत्म हो गया, अभी क्या करते हैं, कार्ड मिलता है, वो गिफ्ट वाउचर मिलते हैं, उनको गिफ्ट वाउचर दे दिया, आप कहीं से भी गिफ्ट खरीद लो। अब वो डिपेंड करता है कि वो एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, उसके बेसिस पे उसका अमाउंट उसमें फीड किया जाता है, और वो एक सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड होता है, जो वो एम्प्लॉय एंजॉय करता है। या तो वो 1 टाइम में उसको रिडीम करना होता है या मल्टीपल टाइम में रिडीम कर सकता है, दैट डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन विद द कंपनी। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको एक वैल्यू मिला, वेदर दैट वैल्यू इज ऑल्सो टैक्सेबल, क्या वो भी 17 का पार्ट होगा, क्या उसको भी हम ये बोलेंगे कि यस आपका ये सैलरी में इंक्लूड करेंगे। सो अगर हम लोग सेक्शन 15 और 17 को देखें तो इन्होंने कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, ये नहीं बोला कि दिवाली गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मिल रहा है वो भी आपका पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। ऑल ग्रेचुइटीज, बोनसेस एंड अदर वॉलंटरी पेमेंट बाय एन एम्प्लॉयर फॉर सर्विस रेंडर्ड और टू बी रेंडर्ड आर टैक्सेबल अंडर हिज सैलरी। टेस्टिमोनियल एंड पर्सनल गिफ्ट, सो अगर कोई पर्सनल गिफ्ट, जैसे मैंने बोला कि पहले पैकेट दिया था दिवाली का, वो आपको एक पर्सनल गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है, दैट कैन बी सेड कि वो तो पर्सनल गिफ्ट है। यस आप ये प्लीज इसमें भी ले सकते हैं कि जो मुझे गिफ्ट वाउचर मिला है ये भी मेरा पर्सनल गिफ्ट है, that plea can also be taken, but mind it there may be situation जहाँ पे कि जो गिफ्ट का अमाउंट है वो गिफ्ट के अमाउंट जैसा नहीं लग रहा है। सपोज कंपनी ने किसी को एम्प्लॉय को 50,000 का पेमेंट किया, कैन बी से कि बोनस इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट आप उसको दे रहे हो, यू वांट टू पे हिम बोनस, बट आप उसको बोनस नहीं देके आपने उसको गिफ्ट वाउचर दे दिया, जो कि वो रिडीम करेगा, कहीं ना कहीं कुछ खरीदेगा और उससे वो अपना हाउस होल्ड आइटम भी खरीद सकता है। तो क्या उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो भी पर्सनल गिफ्ट है? सो आपको थोड़ा फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, बट these things should be kept in mind while doing audit or while doing computation or in case of salary of an employee of a company. बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि कंपनी एम्प्लॉयज को वाउचर देती है, बिग बाजार का वाउचर मिलता है, और वो जब एम्प्लॉय वहां जाता है तो वो हाउस होल्ड आइटम्स परचेज कर रहा होता है, और परचेज करके वो गिफ्ट को वो कार्ड को रिडीम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने उसको ये कूपन दिया हुआ है, तो क्या वो भी उसके जो जो टोटल सैलरी का पार्ट बनेगा? सो ऑफ कोर्स यस, वो भी उसका सैलरी का पार्ट बनेगा। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कंपनी कूपन देती है कि आप किसी भी इटरीज में इसको यूज कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी आपको बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री मीन्स आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कंसेशनल लोन मीन्स आपको सस्ते में मिल रहा है। जनरली बैंक के केस में आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉइज होते हैं बैंक के, वो कार लोन, होम लोन
बैंक से लेते हैं, अपने ही बैंक से, जहाँ वो एम्प्लॉय है नेचुरली वहीं से लेंगे, तो वहाँ पे उनको एक बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट या शायद इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है और उनको वो लोन मिल जाता है और वो लोन का रीपेमेंट जैसे EMI होता है वैसे करते जाते हैं without paying any interest or a very nominal interest. An interest-free or a concessional loan provided by an employer is taxable as perquisite for an employee. Therefore, जब आप TDS का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप उसको भी कंसिडर कीजिए। ये भी केस आपको बहुत मिलेगा और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एम्प्लॉय को 5 लाख रुपया दिया गया एज ए लोन और कंपनी उस पर इंटरेस्ट कुछ चार्ज नहीं कर रही है, हालांकि कंपनी उस जो फंड है कंपनी के बुक्स में वो कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेदर दैट इंटरेस्ट इज अलाउएबल और नॉट, जो कंपनी पे कर रही है, क्योंकि कंपनी ने जो कंपनी को उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है और कंपनी ने उसको एज ए लोन किसी को दिया हुआ है, तो सेक्शन 14 का क्या सिचुएशन अराइज हो सकता है उसको सेपरेटली टेस्ट किया जाएगा। पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, अब आप बाद में साल भर बाद 2 साल बाद आप उसको पैसे दे रहे हो, कोई उसका पुराना बकाया था वो दे रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो वो रेम्यूनरेशन जो उसको मिल रहा है वो भी सैलरी के हेड में ही टैक्स होगा। रीजन, जो आप उसको दे रहे हैं वो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे ही उसको मिल रहा है। इसका मतलब जिस समय वो ड्यू हुआ वो उसका आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए आज जो उसको मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, इवन दो such person is not working anywhere and not earning salary। वो आज के दिन बिजनेस में है और वो बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है, बट इन दैट केस ऑल्सो अगर उसको वहां से मिल रहा है तो भी उस केस में वो सैलरी हेड में ही जाएगा। सैलरी ऑफ UN स्टाफ, ये मेरे ख्याल से आप लोग के पास बहुत सारे केसेस आप लोग क्लाइंट में भी आते होंगे जहाँ पे कि मनोज सर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आशा मैम अभी अनम्यूट करके ले लें क्वेरी या फिर लास्ट के 15 मिनट्स में रेज हैंड एज यू विश, अगर कोई क्वेश्चन आप जैसा कहें सर। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, अगर कोई क्वेश्चन रिलेवेंट है वी कैन टेक इट अभी भी। तो मैं मनोज जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सचिन जी। गुड आफ्टरनून मनोज सर। सर जो अभी आपने कोट किया कि अगर कंपनी ने मतलब एम्प्लॉयमेंट डिसकंटिन्यू हो गया तो उसके बाद पेमेंट किया, तो एक पार्ट तो ये हुआ कि कई बार फुल एंड फाइनल हमारे फॉल्स इन द मे बी फरवरी में डिसकंटिन्यूएशन हुआ और अप्रैल मई में जाके फुल एंड फाइनल हुआ, तो अनडाउटली वो बिकॉज ऑफ सैलरी उस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की वजह से हुआ है, तो जब फुल एंड फाइनल करेंगे तो उनको जो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है वो पास ऑन करेंगे या आइडियली तो हमें उसे लास्ट ईयर ही कंसिडर कर लेना चाहिए, बट बिकॉज फुल एंड फाइनल नहीं हुआ वो करंट ईयर में पेमेंट हुआ। तो देखिए इसमें बताता हूँ क्या सिचुएशन, कौन कौन सिचुएशन हो सकते हैं। पहला, आप फुल एंड फाइनल आपका हो गया, फिर भी कुछ क्लेम रह गया जो क्लाइंट जो आपको लगता है कि उसको मिलना चाहिए था, जो आप उसको साल भर बाद दे रहे हैं, वो केस भी इसमें फॉल कर सकता है। दूसरा, कंपनी में कोई पॉलिसी है जिसमें ये है कि कोई पुराना मतलब कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई सैलरी इंक्रीमेंट हुआ और कंपनी की पॉलिसी को उस समय तक जो लोग भी काम कर रहे थे उनको भी वो बेनिफिट दिया जाएगा चाहे वो चले भी गए, तो अगर वो उनको मिल रहा है तो भी वो सैलरी ही है, ठीक है ना सर। और इसका सबसे लाइव एग्जांपल है सर, जो पेंशन मिलता है वो भी एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो चुकी है, बट आज भी जो पेंशन मिलता है उसको सैलरी हेड में टैक्स करते हैं, ठीक है ना सर। मैंने मनोज सर का आंसर कर दिया, अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो सर हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन मतलब अभी जब लास्ट आवर में हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो UN स्टाफ की हम लोग बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे आप लोग के पास भी केसेस आते होंगे जहाँ की एम्प्लॉई को कहता है कि हमारा टैक्स नहीं लगता, हमारा इनकम एग्जाम्प्ट है, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसका इनकम एग्जाम्प्ट है? इनकम टैक्स एक्ट में तो नहीं लिखा कि इसका इनकम एग्जाम्प्ट है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा UN प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जिसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि ग्रांट्स एग्जम्पशन
grants exemption from taxation to salaries and emoluments paid by the UN to its official. ये वहां से आपको रेफर करना पड़ेगा. So section 2 and read with section 18 of UN Privileges and Immunities Act 1947. The question whether pension received by the erstwhile official of the UN from it would be exempt from income tax. अब वो UN में काम नहीं कर रहा है, उसको वहां से पेंशन मिल रहा है, क्या वो भी exempt होगा? So of course, अगर आपका बेसिक इनकम exempt है तो उसके ऊपर जो भी मिलेगा वो भी exempt बोला जाएगा. तो अगर आपका जो सैलरी है वो आपका exempt था तो आपको जो पेंशन मिल रहा है वो भी exempt होगा. So in case of Ramaiya 1980 old judgment 1980, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बोला कि it would be exempt from income tax. So जो भी आपको पेंशन भी मिल रहा है तो वो भी exempt होगा. The High Court, अब इसमें हाई कोर्ट का क्या डिफरेंट व्यू है? हाई कोर्ट held that since under section 17 of the income tax, salary has been defined to include pension. If salary is exempt from tax, so shall the pension be. अगर salary आपका exempt है तो pension भी exempt. और बोर्ड ने इस व्यू को एक्सेप्ट भी किया हुआ है. और बाद में बोर्ड ने सर्कुलर इशू किया 293 इन द ईयर 1981 जिसमें इस व्यू को भी कंसिडर किया गया. सैलरी डिडक्टेड ड्यू टू कोविड. डिडक्टेड मींस आपका सैलरी कम करके आपको पे किया गया. ये कोविड में बहुत हुआ. कोविड जब लास्ट ईयर आया था तो लोगों ने कंपनीज ने सैलरी को कट करना शुरू किया और ये बोला कि आपको हम दो चीजें हुई. एक तो हुआ सैलरी कट, दूसरा हुआ सैलरी डेफरमेंट. तो सैलरी कट जो हुआ वो उसका क्या टैक्सेशन में ट्रीटमेंट आएगा? सैलरी डेफरमेंट. डेफरमेंट भी दो पार्ट हो जाता है, डेफरमेंट एंड पेड विद इन दैट ईयर, डेफरमेंट एंड पेड इन द नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो क्या होगा? सो जनरली जो हम लोगों ने बेसिक थंब रूल पढ़ा हुआ है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर वो सैलरी अर्न कर रहा है तो हम कब टैक्स करेंगे? जब उसको वो रिसीव हो गया या फिर ड्यू हो गया. अगर उसको कोई चीज रिसीव नहीं हुआ, अगर उसको रिसीव नहीं हुआ तो हम कहते हैं और ड्यू नहीं हुआ और रिसीव भी नहीं हुआ. ड्यू नहीं हुआ कैसे? आपने बोल दिया आपने मार्च में जब लॉकडाउन लगा लास्ट ईयर तो आपने बोला कि हम लोग अप्रैल और मई की सैलरी में आपको 50% कट करके दे रहे हैं. बट सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. सो ये बहुत सारे कंपनीज में ये हम लोगों ने भी नोटिस किया कि देयर इज नो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोई मेल, ऑल्दो मेल पे इन्फॉर्म किया गया बट कंपनी ने इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया. सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये डॉक्यूमेंट भी बैक एंड पे क्रिएट करना है कि अगर मैं सैलरी कट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट डिसीजन, तो मैनेजमेंट को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा. सो in that case, the tax liability will be calculated on the basis of amount due to him as per the component of salary structure and any tax exemption available against it. If the individual's salary undergoes any cut, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, employer should communicate the same in writing to employee and the cut should be reflected in the computation. Sorry, वो पूरा टाइप नहीं हुआ. सो कंप्यूटेशन में उसका दिखना चाहिए कि तो सैलरी कट करके मिला है. तो बेसिक सैलरी उसमें आप जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, उसके बाद सैलरी कट ड्यू टू कोविड, फिर आपका जो माइनस करके जो आएगा वो आपका सैलरी का पार्ट बनेगा. तो बिकॉज वो आपको ड्यू ही नहीं हुआ, कंपनी ने पहले बोल दिया कि हमें सैलरी काट. अगर सैलरी को डिफर कर दिया गया, जो हमारा दूसरा सिचुएशन था, द एसएससी मस्ट इंश्योर दैट द टैक्स लायबिलिटी हैज बीन कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी उसी साल में बन गई जिस साल में आपका ये ड्यू हुआ है. आपको ड्यू हो चुका, आपको पेमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उसको डेफर किया गया, लेकिन आपका ड्यू हो चुका है. इन दैट केस आपका वो उसी साल में टैक्स होगा. ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोग प्रैक्टिकली अभी हैंडल भी कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से सभी सीए ब्रदर्स की कंपनी जो भी क्लाइंट है उनके यहाँ पे भी इस तरह सिचुएशन आ रहे होंगे. तो क्लाइंट को भी एडवाइस करिए कि आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा इसके लिए. एंड ऑफ कोर्स अगर एज ए कंसल्टेंट मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को तो इट इज चार्जेबल, बट ये डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और सिचुएशन लेते हैं सर. अभी आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, जितने भी लोग लिंक्डइन पे हैं, बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली बिग 4 के लोगों ने डाला कि माय कंपनी हैज अरेंज्ड फॉर द स्मूथ वैक्सीनेशन. सो कंपनी ने अरेंज किया वैक्सीनेशन,
एम्प्लॉई को जाकर कहीं नहीं लेना पड़ा, वो उनको अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पे उनको वैक्सीनेट कर दिया गया। और उस केस में जो कॉस्ट था वो कंपनी ने बियर किया। जो फ्री है वो सिर्फ वहां है जहां जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रहा है, ये सभी जगह फ्री नहीं मिल रहा। तो उसका जो कॉस्ट था वो एम्प्लॉयर ने बियर किया। तो जो एम्प्लॉयर ने वैक्सीनेशन का कॉस्ट बियर किया, क्या वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा? इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स जो कंपनी ने प्रोवाइड किए, होम केयर एक्सपेंसेस लाइक आईसीयू वगैरह कंपनी ने अपॉइंट किया, कंपनी ने डॉक्टर कंसल्टेशन अरेंज किया, मेडिकल डिवाइसेस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर भी कंपनी ने अरेंज किया। कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला आपको कुछ नहीं देना होगा, इट्स ऑल आवर ड्यूटी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। वैक्सीन जो भी हमने डिस्कस किया, जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको पूरा नहीं देना पड़ेगा, कंपनी विल पे। अगर मेडिक्लेम आपका सफिशिएंट नहीं होता है तो जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका ट्रीटमेंट का, कंपनी विल पे। तो बहुत सारे केसेस में कंपनी ने पे किया। क्या वो जो पेमेंट हो रही है, क्या वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा? वेदर इट इज आल्सो परक्विजिट। सो गवर्नमेंट ने 25/6/2021 को एक टैक्स एग्जम्पशन प्रेस रिलीज इशू किया, जिसमें इन्होंने बोला कि फॉलोइंग आइटम्स में हम लोग ये बोलेंगे कि हम उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। सो कौन से आइटम में? सो मेनी टैक्सपेयर हैव रिसीव फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड वेल विशर। वेल विशर को भी मैं काउंट नहीं कर रहा बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ सैलरी के ऊपर है। सो जो भी एम्प्लॉयर्स से उसको फाइनेंशियल हेल्प मिला है वो कह रहे हैं, वो उन्होंने बोला कि हम इसको एग्जम्प्ट कर देंगे, सो इट विल नॉट पार्ट ऑफ परक्विजिट, हम उसको सैलरी में काउंट नहीं करेंगे। In order to ensure that no income tax liability arisen on this account, has been decided to provide income tax exemption to the amount received by the taxpayer for medical treatment from employer or from any other person. So any other person को मैं काउंट नहीं कर रहा for treatment of COVID-19. So this is only related to COVID-19. अगर किसी और आइटम के लिए आपने लिया है बेनिफिट तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये बेनिफिट आपके ऊपर। अब इशू ये आता है कि अगर किसी कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि वो 2 डिजीज के साथ सफर कर रहा है, उसको कोविड भी हो गया साथ में, और उसका जो ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर है वो अगर मैं 2 आइटम है एक्स और वाई, इफ वाई इज कोविड, तो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आया एक्स का आया 5 लाख और वाई का आया 3 लाख, सो टोटल 8 लाख एक्सपेंडिचर हो गया। कंपनी ने 8 लाख पे कर दिया, क्या वो पूरा एग्जाम्प्ट होगा या 5 लाख सैलरी में ऐड होगा, 3 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा? एनी आंसर? ओके, आशा मैम जी सर। होप मतलब ये सेशन ठीक चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ कुछ? सर, हाँ बिल्कुल। तो कुछ क्वेरीज आई हैं जो रख ली हैं लास्ट के लिए। ओके ओके ग्रेट, मतलब क्वेरीज आ रही है इसका मतलब लोग सुन रहे हैं। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू कोविड, जो कि बहुत कॉमन है और सेकेंड वेव में तो बहुत ज्यादा कॉमन है, एम्प्लॉयर ऑफ सच टैक्स पेयर्स had extended financial assistance to their family also. उनकी फैमिली को कंपनी ने बोला ठीक है आपको पे करेंगे। इनफैक्ट आप लोगों ने सुना होगा टाटा और रिलायंस ग्रुप ने ये बोला कि जो लोग डेथ हो गया जिन एम्प्लॉयज का, हम लाइफ टाइम तक उनको सैलरी वैसे ही देते रहेंगे जैसे हम अगर वो यहाँ काम कर रहे होते तो हम देते। तो उन जो वो मिल रहा है उसका टैक्सेशन होगा या नहीं होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। सो ये कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि हम लोग को समझना है, और जो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे आपके जिनके अकाउंट में वो पैसे आ रहे होंगे, या तो गवर्नमेंट या तो कंपनी ने डायरेक्ट हॉस्पिटल को दे दिया, या कंपनी ने इनके अकाउंट में दिया और इन्होंने हॉस्पिटल को पेमेंट किया। दोनों सिचुएशन में आप पूरा फैक्ट को एनालाइज करके ही जब उसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर का, यानी कि 2021 का या 21-22 का, तो आप इन सारे फैक्ट्स को भी साथ में लेके चलना है। बट इन्होंने एक लिमिट डाल दी, the exemption shall be limited to 10 lakh in aggregate from the amount received from any person. So total उन्होंने बोला कि 10 लाख तक का हम आपको लिमिट देंगे। So जो एम्प्लॉयर से जो मिलेगा उसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर आप इसको देखें विदाउट एनी लिमिट। और यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि अगर अदर पर्सन से भी इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जो भी ले सकते हो लोग, तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और फिर डिपार्टमेंट को अलग काइंड के नोटिस इशू करने पड़ेंगे।
सो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला था, इनफैक्ट ऑफिस मेमोरेंडम था, जो लोग एलटीसी अवेल नहीं कर पाए ड्यू टू पेंडेमिक, वो बाहर नहीं जा पाए, तो उनका जो 18 to 21 का जो ब्लॉक पीरियड था या 19 to 21 का जो ब्लॉक पीरियड था, उसमें वो जा नहीं पाए, तो उनको वो बेनिफिट कैसे दिया जाएगा? आई थिंक देयर इज सम क्वेश्चन। विकास जी को आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। मैं Yes, ये पूछना चाह रहा था, जैसे सर ये यहाँ पे इन्होंने फ्रॉम एनी अदर पर्सन लिमिट डाल दी 10 लाख रुपए की, तो अगर लेट्स से सपोज अब ये है तो एक अलग से डिबेट का इशू, तो ये फिर सेक्शन 56 वाले उसमें चला जाएगा अबाउट 10 लाख के केस में? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो फिर वहां पे जो 50,000 की एग्जम्पशन है उसको अलग से कंसीडर होगा या उससे वो तो जो 50,000 का वो सिर्फ रिलेटिव के लिए है। ओके। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो लिया है 10 लाख से ऊपर जो भी आपका होगा, और ये जो 10 लाख है ये ऐसा नहीं है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना होगा। ये मैं एक बार और चीज, आपने अच्छा पॉइंट रेज कर दिया, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। सपोज किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में 10 लाख रुपए आया, जो अदर पर्सन से आया, नॉट द एम्प्लॉयर, तो कल उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जिससे पैसे आए हैं उसका नेचर क्या है। तो नेचर आपने बोला मेरा कोविड ट्रीटमेंट के लिए आया था, सोर्स क्या है, सोर्स बताना पड़ेगा जिससे पैसा आया है, उसका पैन नंबर। तो सर इनके पास सेक्शन 68 का तो ये हमेशा ही बेनिफिट उठाते हैं, वो तो इनको जेन्युइननेस वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा इसमें ले लिया और ब्लैक को व्हाइट करने का कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया इसमें, या ट्रिपिंग हो गया, वो नहीं हो सकता। ओके, तो इन्होंने ये सबको कंसीडर किया है इसमें। तो सर अबाउट 10 लाख इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। अदर सोर्सेज में चला जाएगा। यस सर, यस, अदर सोर्स में जाएगा। अगर आप उसको लोन में कंसीडर करके आप बोल सकते हैं ये लोन है, देन इट इज डिफरेंट थिंग। अगर आप कहते हैं मुझे तो रीपेमेंट नहीं करना, देन ऑफ कोर्स इट इज योर इनकम। ओके, ठीक है। तो एलटीसी। सचिन सर, यस मैम। हमारा ये 25 जून से रिलेटेड जो प्रेस रिलीज है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है राजेश जी का। इसमें रीइंबर्समेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉइज एंड डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉइज कवर होते हैं क्या? देखिए, वैक्सीन का जो भी कॉस्ट है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रिइंबर्स कर रहा है, तो स्पेसिफिकली इसमें ये नहीं बोला गया कि आपको वो उसका भी एग्जम्पशन मिलेगा। बट अगर इसका एसेंस को देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली कोविड में अगर किसी का लॉस हुआ है या कोई लोग सफर किए हैं जिन लोगों ने कोविड को, उनके लिए ये है। आई थिंक प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू कैन क्लेम, टेक्निकली स्पीकिंग आपका वो इनकम का पार्ट बनेगा। वैक्सीनेशन तो प्रिवेंशन के लिए है। यस, इनकम इसलिए हो रहा है, टेक्निकली इनकम का पार्ट बनेगा। प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं हम ये लेके जा सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट इतना छोटा होगा कि उसके लिए आप जाओगे भी क्या। बट लॉ में उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया कि अगर कोई वैक्सीनेशन कंपनी को रिम्बर्स कर रही है तो वो भी एग्जम्प्ट होगा, वो नहीं किया गया। ठीक है। यस सर। सो जो लोग एलटीसी अवेल नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, उसमें ये बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनका तो जो ट्रीटमेंट जैसे हो रहा था वैसे ही है। नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इन्होंने लिमिट डाल दिया, कैलकुलेशन मैकेनिज्म दिए। बट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका मैक्सिमम जो कैश अलाउंस है वो 36,000 का होगा। और उसके लिए उन्होंने ये बना दिया कि आप 12% जो भी आप आइटम परचेज करेंगे वो 12 अक्टूबर के बाद का होना चाहिए और बिफोर 31 मार्च होना चाहिए। और आपका 12 उसमें जीएसटी वाला आइटम होना चाहिए, और वो आइटम पे ऊपर 12% या उससे ज्यादा का जीएसटी का रेट अप्लीकेबल होना चाहिए। यानी कि अगर आप ये सोचेंगे कि चलो मैं गोल्ड खरीद के अपनी वाइफ को दे देता हूँ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके ऊपर 12% का जीएसटी या उससे ऊपर का जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है। और जो भी आप बिल लेंगे आपको सबमिट करना पड़ेगा। और उन्होंने एक टर्म उसमें यूज किया है, ऑथराइज्ड अप्रूव्ड वेंडर। हालांकि ये बहुत डिस्कस हुआ इसके ऊपर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रूव्ड वेंडर, क्योंकि कहीं भी बाद में उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हु कैन बी अप्रूव्ड वेंडर। सो व्हाट इज अप्रूव्ड वेंडर, इसके ऊपर भी चैलेंज है। बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपके पास इनवॉइस है, जीएसटी पेड इनवॉइस है, पेमेंट थ्रू बैंकिंग मोड होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बैंक अगर आप सोचेंगे मैं कैश पे कर देता हूँ तो नहीं मिलेगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपको
LTC अलाउ होगा एंड दैट इज आपको 36,000 इज मैक्सिमम अमाउंट। सो जो मैंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखा ऑफ कोर्स ये ऑफिस मेमोरेंडम में डिटेल में दिया हुआ है। हालांकि अभी हम लोग का जो डिस्कशन का मुद्दा था, मुझे सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि इसके ऊपर आपका अप्लीकेबिलिटी है। आप इसको एक बार मतलब ये अवेलेबल है, ये एग्जेम्पशन आपके लिए, उसको देख सकते हैं। ये एक सिचुएशन जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है कि कम वाईफाई आपको लगाना है, अदरवाइज आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक अच्छा इंटरनेट स्पीड चाहिए होता है। बट वाईफाई इज वन पार्ट, इसके अलावा बहुत सारे आइटम है जो अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए होगा। सबसे पहला चीज एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी गई तो वाईफाई भी गया। हाई स्पीड इंटरनेट, हम लोग अभी बात कर रहे हैं वाईफाई की। डेटा कनेक्शन, विदाउट डेटा कनेक्शन यू कैन नॉट डू दिस। एक आपको बढ़िया वर्क चेयर चाहिए क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं होगा। स्टेशनरी, जो पहले आप कंपनी में जाते थे, कंपनी वाले स्टेशनरी प्रोवाइड करते थे, आपको खुद का स्टेशनरी रेडी करना है। ऑफ कोर्स मेड इन एब्सेंस ऑफ क्रच फैसिलिटी, सो ये इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि जो फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपने बच्चे का भी देखभाल करना होता है, तो चूंकि पहले तो ऑफिस में होते थे तो एक मेड रखते थे या वो क्रच में डालते थे। अभी तो क्रच भी बंद है, तो उस केस में उनको क्या है, ऑफिस का काम तो करना ही है घर से बैठ के, तो उन्होंने एक मेड भी रखा हुआ है, तो उनका क्या एडिशनल कॉस्ट लग रहा है उसके ऊपर। उस केस में क्या होगा, ऑफ कोर्स एयर कंडीशनर जो वो नॉर्मली घर में नहीं होते तो नहीं चलाते, अभी वो फुल टाइम घर पे हैं, तो ये सब कॉस्ट भी वो बियर कर रहे हैं। तो उस केस में जो कुछ कंपनी ने बोला कि हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, तो वो जो रिम्बर्समेंट मिल रहा है, क्या वो मेरा सैलरी का पार्ट बनेगा या मुझे उसके लिए कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है। सो the language is, some company decided to stay away from any kind of complexity and study burden and granted allowance to employees। तो ये employees को हमने allowance दे दिया कि आप ये खर्चा मीट करते रहो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एम्प्लॉय का खर्चा है। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे एम्प्लॉय वो वाईफाई घर में नहीं रखते थे। उनका होता था जितनी देर मैं घर में हूँ, मेरा फोन का डेटा मेरा काम करता है, मोस्टली टाइम मैं ऑफिस में होता हूँ, तो वहाँ मुझे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है, इसलिए उन्होंने वाईफाई नहीं लगवाया। बट अभी उनको वाईफाई चाहिए, तो ये सारे खर्चे भी उनके इनकम का पार्ट इनकम में ऐड हो जाएगा, बिकॉज उनको कंपनी रिम्बर्स कर रही है इसके लिए। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय होटल, ये कब सिचुएशन अराइज होता है, जब आप कहीं ट्रांसफर हो रहा है या फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कंपनी कहती है कि आप रिलोकेट हो रहे हो, कंपनी कहती है ठीक है आप आ जाओ, जब तक आपका यहाँ पे कोई रहने का इंतजाम नहीं होता वहाँ पे होटल में अकोमोडेशन दे देते हो। वो जो होटल अकोमोडेशन दे रहे हैं वो सर्टेन पीरियड तक तो एग्जाम है, बट उसके बाद एग्जाम नहीं है। सर्टेन पीरियड मीन्स क्या, 15 डेज। 15 डेज तक अगर आप वहां पे उस होटल में रह रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगा। एंड दूसरा लिमिट उन्होंने डाला हुआ है कि दैट शुड नॉट इंक्रीज 25 or 24% ऑफ द सैलरी पेड और पेएबल फॉर द प्रीवियस ईयर। सो अगर किसी का अपॉइंटमेंट फरवरी में हुआ है या मार्च फर्स्ट वीक में हुआ है, तो उसको उस प्रीवियस ईयर में कितना सैलरी मिलेगा। एज्यूम उसकी सैलरी अगर 2 लाख है तो उसकी सैलरी उसको 2 लाख मिलेगी, तो होटल उसका 24% अगर मैं निकालूं तो वो अराउंड 48,000 के आसपास आता है। तो उसको जो होटल मिलेगा वो उसका टोटल कॉस्ट 48,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, बट द मैक्सिमम लिमिट है वो 15 दिन से ज्यादा अगर रहते हैं तो रिमेनिंग डेज जो एक्सटेंडेड डेज है उसके लिए भी फिर वो उनका इनकम का पार्ट बन जाएगा। फ्री फूड वाउचर टू एम्प्लॉय, ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। हम लोगों ने भी देखा है कि बहुत सारी कंपनी फूड वाउचर देती है कि आप किसी भी एटरीज में जाके आप खा सकते हो, कंपनी के कैंटीन में जाके आप खा सकते हो, आप ये वाउचर एंजॉय करो। या आपको स्नैक्स कंपनी प्रोवाइड कराती है ड्यूरिंग, अगर आप लेट सिटिंग करते हैं तो कंपनी स्नैक्स प्रोवाइड कराती है। तो ये बहुत कॉमन है आज की डेट में प्रैक्टिस कि आपने ऑर्डर किया और आपको फूड सप्लाई हो गया और कंपनी ने उसको बिल पे कर दिया। क्या जो फूड सप्लाई हुआ है वो भी टैक्स का पार्ट बनेगा, या कंपनी ने जो मुझे फूड वाउचर दिया है कि आप किसी भी एटरीज में जाके आप इसको अवेल कर सकते हैं, क्या वो भी मेरी इनकम का पार्ट बनेगा? अगर वो अल्कोहलिक विद अल्कोहल है तो क्या होगा, अगर नॉन अल्कोहलिक है तो क्या होगा? तो ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है हम लोग को समझने के लिए, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत कॉमन है। लेट सेटिंग हर कंपनी में होती है, नॉट इन द कोविड टाइम बट जनरली अगर मैं देखूँ एमएनसीज वगैरह में लेट सेटिंग इज अ कॉमन फैशन। और जब लेट सेटिंग होती है तो फूड कंपनी प्रोवाइड कराती है। ऑफ कोर्स जो फूड आपको वर्किंग ड्यूरिंग द वर्क मिल रहा है दैट कैन बी सेड दैट इट इज एग्जाम,
बट अगर उसके अलावे आप कोई फूड का कूपन अवेल कर रहे हैं, आप कहीं शॉपिंग में उस फूड कूपन को देके आप कुछ से फूड बाय कर सकते हैं, या आपको कोई जोमेटो का कूपन मिलता है कंपनी की तरफ से कि आप उसको अवेल करो और आप उससे ऑर्डर कर रहे हैं अपना फूड्स, तो आप दैट इज पार्ट ऑफ योर इनकम एंड वो आपको अलाउ नहीं होगा। अलाउ मीन्स आपका वो परक्विजिट का पार्ट नहीं है। So this provision does not apply if free food and non-alcoholic beverages provided during working hour. अगर हम लोग लेट तक ऑफिस में बैठे हैं और कंपनी प्रोवाइड करा रही है तो हम कहते हैं कि ये आपका सैलरी का मतलब इसको हम परक्विजिट में नहीं काउंट करेंगे, बट अदर देन दिस यस काउंटेबल। सो इफ द एम्प्लॉय एक्सरसाइजेस हिज ऑप्शन, अब यहाँ पे इन्होंने ये जो रिसेंट अमेंडमेंट है इस सेक्शन में जो इन्होंने ये डाला कि अगर कोई पर्सन इस न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहा है 115 BSc, उस केस में जो फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर शैल आल्सो बी कंसीडर्ड एज परक्विजिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबको बोलूंगा कि एक बार इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल केस में वर्किंग आवर में जो फूड प्रोवाइड किया गया है वो परक्विजिट का पार्ट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई 115 BSc ऑप्ट कर रहा है उस केस में जो फूड प्रोवाइड किया गया है वो भी उसके इनकम का पार्ट बनेगा। ऑल्दो इसको वेरीफाई करना, इसको मनी में कन्वर्ट करना, इट्स अ टिपिकल टास्क। क्योंकि आज अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है मैं रिटर्न फाइल कर दूं 115 BSc में, तो मैं उसको बोलूंगा आपने कब कब क्या क्या एंजॉय किया था फूड मुझे बताओ, दैट इज नॉट पॉसिबल टू हिम, और उसकी कंपनी भी डिटेल निकाल के नहीं दे सकती। सो अगर मैं बोलूँ तो इसका वर्किंग थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एज पर लॉ ये परक्विजिट का पार्ट बनेगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय होगा कंपनी का, अगर कंपनी ने उसको स्टॉक ऑप्शन दिया हुआ है तो जब उसने एक्सरसाइज किया उस समय वो उसका इनकम का पार्ट बन जाता है, परक्विजिट में चला जाता है। कितना वैल्यू डिफरेंशियल, जितना उसका ऑप्शन प्राइस है और जो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट का जिस डेट को उसने एक्सरसाइज किया है, जो डिफरेंस है वो परक्विजिट का पार्ट हो जाता है। और ये आज भी सस्टेन कर रहा है। जो बेनिफिट दिया गया है वो सिर्फ उस केस में दिया गया जहां पे एलिजिबल स्टार्टअप्स है, वो अगर किसी को स्टॉक ऑप्शन देते हैं तो उस केस में ये बोला गया कि आपको एक सर्टेन पीरियड तक का बेनिफिट है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में अगर आज कोई कंपनी स्टॉक इशू करती है किसी जो कि नॉन स्टार्टअप है, तो उस केस में ये सेक्शन आज भी एप्लीकेबल है। जो 80 ISC वाले SSC हैं जो एलिजिबल स्टार्टअप हैं, उनके केस में बोला गया कि अगर वो देते हैं तो हम परक्विजिट्स, आपको परक्विजिट का पार्ट तो वो बन जाएगा उसी साल में, बट हम उसको टैक्स पर्पस के लिए नहीं ले रहे। सो कब लेंगे उसको हम, तो ये बोला गया कि उसको हम लेंगे विद इन 14 डेज। विद इन 14 डेज कहाँ से काउंट करेंगे? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि अगर किसी को अभी दिया जा रहा है, सपोज कीजिए किसी को मार्च 2021 में दिया गया, तो उसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो गया 4 मंथ्स फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो गया तो 26, तो वहां जाके वो टैक्स होगा। पहला सिचुएशन। दूसरा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, जब एम्प्लॉय ने उसको सेल कर दिया वहां से 14 डेज के अंदर आपको आपको इनकम आपको टैक्स तो पे करना है। या तीसरा सिचुएशन लेते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ द SSC सीजिंग टू बी एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी उस कंपनी में बट स्टिल मेरे पास इक्विटी जो ऑप्शन है वो आज भी मेरे पास है। उस केस में जैसे छोड़ा विद इन 14 डेज, जो भी पहले होगा इन 3 सिचुएशन में से जो भी पहले होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और उस केस में इन सिचुएशंस को हम लोग एनालाइज करना है। और जहां भी ये सिचुएशन होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कंपनी ने ऑप्शन दिया बट ड्यू टू कोविड कंपनी ने उसको हटाया है, एम्प्लॉय को हटाया है, तो इन दैट केस भी उसका जो थर्ड क्लॉज है वो अप्लाई हो जाता है, सीजिंग टू बी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय ऑफ द पर्सन। तो अब वो उसका एम्प्लॉय नहीं है, इन दैट केस ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रिजीम, ऑफ कोर्स जब लास्ट ईयर आया था तो
लोग गवर्नमेंट ने अपना फीट खुद थपथपाया कि हम लोगों ने लोगों को बेनिफिट दिया है, और जो भी अब आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। अब एम्प्लॉयर जो है उसके लिए उसके पास क्या ऑप्शंस है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसको कब पता चलेगा कि उसका एम्प्लॉय कौन से रिजीम में जाएगा, कि कैसे टैक्स काटना है। तो उसके लिए इन्होंने बोला एन एम्प्लॉय इंटेंडिंग टू ऑप्ट द कंसेशनल रेट। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, इसका मतलब ये प्रिजम्पशन होगा एम्प्लॉयर के पास कि एम्प्लॉय मेरा ओल्ड स्कीम में ही है, ये प्रिजम्पशन है। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं कंसेशनल रेट अवेल करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होगा कि मैं न्यू स्कीम में जाना चाहता हूँ, बट दैट इंटीमेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। वो एम्प्लॉय बाद में सब्सिक्वेंटली अपना स्टैंड चेंज कर सकता है और वो ओल्ड रिजीम में भी जाकर रिटर्न फाइल कर सकता है। इन दैट केस जो डेफिसिट पेमेंट हुआ है टैक्स का, दैट जो एम्प्लॉयर है या जो डिडक्टर है, वो एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहा जाएगा। इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड बाय द एम्प्लॉय, द एम्प्लॉयर शैल मेक टीडीएस विदाउट कंसीडरिंग 115 बीएससी। तो मैंने पहला बोला ये प्रिजम्पशन है एम्प्लॉयर का कि मेरा एम्प्लॉय जो है वो ओल्ड रिजीम को ही फॉलो कर रहा है। अगर कोई नया रिजीम को फॉलो करेगा तो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर को बताने की। सो इट्स लाइक अ डिक्लेरेशन कि मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैं न्यू रिजीम को ऑप्ट कर रहा हूँ, so kindly deduct my tax as per the provision of 115 BSC. That's all. The intimation so made to the deductor shall be only for the purpose of TDS, जो भी हमने डिस्कस किया। तो बाद में एम्प्लॉय अपना स्टैंड चेंज करके रिटर्न को ओल्ड रिजीम में भी फाइल कर सकता है। No TDS if net income is not taxable. So generally gross income और net income के बीच में जो डिफरेंस होता है that is deduction। जो 80s का डिडक्शन होता है, जो चैप्टर 6 का डिडक्शन है, वो हम जब डालते हैं उसका बोलते हैं आपका नेट इनकम आ गया, इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोला गया कि अगर आपका टीडीएस आप काट रहे हैं तो आप नेट इनकम पे दीजिए। इसका मतलब कोई डिडक्शन अगर एम्प्लॉय को मिलना है, जैसे कि एटीसी, एटीडी, एटीजी, तो आप उसको वो डिडक्शन भी दीजिए। डिडक्शन देने के बाद जो आता है दैट इज नेट इनकम, उसके ऊपर आप उसका टैक्स कैलकुलेट कीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टफॉल सिंपल है। अगर मुझे अप्रैल से लेकर मार्च, नेक्स्ट ईयर मार्च तक टीडीएस काटना है और उस बीच में अगर मेरा कोई शॉर्टफॉल हो गया तो मैं ईयर एंड तक भी काट सकता हूँ, दैट इज नॉट ए इशू। सैलरी पेड इन फॉरेन करेंसी, ये बहुत कॉमन है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को फॉरेन करेंसी में सैलरी मिलती है। मतलब जो फॉरेन एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज इन फॉरेन करेंसी। तुम कौन सा रेट लूंगा उसको, सपोज किसी को अगर $20 मिल रहा है तो मैं कौन सा रेट से उसको मल्टीप्लाई करूंगा। रूल 26 है इसके लिए, जो डिटेल में इसके बारे में बताता है। सो फॉर द प्रपोज TDS फॉर द ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज नॉट प्रपोज, दिस for the purpose of TDS on salary payable in foreign currency, the value in rupees of such salary shall be calculated at the TT buying rate. So telegraphic transfer buying rate of such currency as on the date on which tax is required to be deducted. तो tax कब required to be deducted होगा, जब आप उसको पेमेंट करेंगे, क्योंकि सैलरी के केस में जो टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेमेंट बेसिस पे होती है, ना कि ड्यू बेसिस पे होती है। तो जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं तब आप उसका उस डेट का जो रेट है आप वो अप्लाई करेंगे। रूल 26 फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस on any income payable in foreign currency, the rate of exchange for the calculation of value in rupees of such income payable to an SSC outside India shall be the telegraphic transfer buying rate of such currency as on the date on which the tax is required to be deducted as per the provision of chapter 17B by the person responsible for paying such income. So this is as simple, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, so on the date on which the tax is required to be deducted, जब टैक्स डिडक्ट होने का रिक्वायरमेंट है उस डेट का जो एक्सचेंज रेट है हम उसको अप्लाई करेंगे।
टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स अगर कोई ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो मुझे मिलता है तो उसका टैक्सेशन हम लोग उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसी कारण से मिल रहा है जो हमारा पुराना रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था। जो भी इन्होंने करंट अमेंडमेंट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2022-23, नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड to the extent it relates to contribution made by the employees over 2,50,000 previous year. So 2,50,000 का लिमिट कर दिया, पहले ये लिमिट नहीं था। So हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे जो 4-5 केस स्टडीज है जो मैंने बोला था। अब आशा में मैं पहले अपने केसेस डिस्कस करूं या आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करना चाहेंगे? सर आई थिंक क्वेरीज ले लेते हैं, कुछ थोड़ी सी हैं सो दैट कि वो केस स्टडी में हेल्प करेंगे। ठीक है, डन। चैट बॉक्स में है क्वेरी। बस मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। हाँ प्लीज। है ना, ज्योति गुप्ता जी की क्वेरी है, व्हाट अबाउट द रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, इज इट अ पार्ट ऑफ सैलरी और टीडीएस इज डिडक्टेड एज प्रोफेशनल? So whether it's a contract for service or contract of service. सर So, इसको थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करें, मैं भी ये चाह रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। So जो रिटेनरशिप है that is contract for service. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया हम देख सकते हैं, क्या थिन लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा दोनों में? जो अगर मैं उसका सिंपल तरीके में बताऊं तो जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी असाइनमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, यानी कि असाइनमेंट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। जहां पे आपका सर्विस कंटिन्यू करेगा, असाइनमेंट और ऐड होते जाएंगे बाद में, बट आप उसको ये मत बोलना कि मैं इस साल भी इंटरनल ऑडिटर हूँ, नेक्स्ट ईयर फिर अपॉइंटमेंट हो गया, तो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है। यहाँ पे क्या असाइनमेंट खत्म हो गया तो आपका री अपॉइंटमेंट होता है, यानी कि अगर मैं ऑडिटर की बात करूं तो हर साल आपका री अपॉइंटमेंट होता है, तो आपका वो उस केस में आपका प्रोफेशनल कैटेगरी में ही रहेंगे। जो मैडम का क्वेश्चन है कि रिटेनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, तो उस केस में दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल सर्विस अनलेस ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रोफेशनल हु इज रेंडरिंग सर्विसेज, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और उस केस में 194C एप्लीकेबल होगा। इफ द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोफेशनल देन 194G एप्लीकेबल होगा। सैलरी नहीं है, सैलरी के केस में आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। सो बेसिकली वो ये लॉ है। शुभम गोयल जी का है, टीडीएस डिडक्टेड और नॉट ऑन फोरगोइंग सैलरी। सो अगर मैं फॉरगो कर रहा हूँ अपनी सैलरी को और वो मेरा ड्यू हो चुका है तब मैं बाद में छोड़ रहा हूँ, देन इन दैट केस यस टीडीएस वुड बी एप्लीकेबल। अगर मेरा ड्यू नहीं हुआ है, सपोज मैंने ये बोला कि ठीक है मेरा नेक्स्ट मंथ का सैलरी आप गवर्नमेंट को दे दो या किसी फंड में डोनेट कर दो, तो उस केस में वो आप कह सकते हैं भाई ड्यू ही नहीं हुआ, पेड भी नहीं हुआ, सो नो सैलरी। सिंस इट इज नो सैलरी सो नो टीडीएस। सर टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट के टाइम पर करते हैं ना? यस। सो वन, तो इन दैट केस अगर मेरा ड्यू हुआ और मैंने फोरगो कर दिया तो देन विल कंपनी डिडक्ट टीडीएस? सो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर मुझे पेमेंट ही नहीं हुआ तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ मैं टीडीएस कटेगा। अगर अब इसको कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया बट आपके इंस्ट्रक्शन पे कंपनी ने डोनेट कर दिया किसी को, कंपनी का क्या स्टैंड होगा? कंपनी ने डोनेट किया या आपने डोनेट किया? अगर आपने डोनेट किया तो इसका मतलब कंपनी ने आपको पे कर दिया। आपको पे का मतलब आपके अकाउंट में पे करना जरूरी नहीं है, आपके इंस्ट्रक्शन पे उसने बोला आप गवर्नमेंट के कोविड फंड में डाल दीजिए, तो आपने डाल दिया उसका, which means आपने पे कर दिया। ऐसे केस में अगर हम और उसको लेते हैं फर्दर, देन कंपनी मेरा टीडीएस करेगी। अब मैंने ड्यू होने से पहले वहां पे ड्यू के टाइम पे मैंने कह दिया कि मैं फोरगो कर रही हूँ अपनी सैलरी, जो कि सैलरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मेरे पैन पे मुझे टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए वो इनकम, बट कंपनी अब टीडीएस करेगी तो टीडीएस तो फिर मेरे पैन पर दिखाई देगा। हाँ
फिर तो वो आपका- एक और आपका- लिटिगेशन पॉइंट। नहीं, अगर आपका वो सैलरी आपकी ड्यू होने के बाद फॉरगो किया गया तो आपका सैलरी ही है, वो तो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल है। अगर आपका हाँ। ड्यू होने के पहले किया गया तो फिर वो हाँ। सैलरी ही नहीं है आपका, तो उस पर टीडीएस भी नहीं आएगा। ड्यू में टीडीएस का एक बन जाएगा प्रोविजन ऑन द बेसिस कि कंपनी उसको ट्रीट तो यही करेगी कि हमने ऑन योर इंस्ट्रक्शन दिया है। यस। नेक्स्ट है आर गिफ्ट पर्सनल और ऑफिशियल, एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हैं, आप सपोज कीजिए आप आपके किसी एम्प्लॉय का मैरिज एनिवर्सरी है और आप उसको जाके एक गिफ्ट देते हैं, एक पेयर ऑफ वॉच देते हैं, इट्स ऑफ कोर्स अ पर्सनल गिफ्ट। लेकिन अगर आप उसको क्या बोला जाए कि वो इन टर्म्स ऑफ बोनस, सपोज आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो आपने बोला एक काम करो, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हें मॉरिशस का ट्रिप दे देते हो। इनफैक्ट आप उसको बोनस देना चाह रहे थे, तो आपने उसको मॉरिशस का ट्रिप दे दिया, आप चले जाओ, या आपने बोला कि ये कूपन ले लो, आपको जो मर्जी एंजॉय करो। तो ये आप ये नहीं कह सकते ये पर्सनल गिफ्ट है। नेक्स्ट इज फ्रॉम राजेश कुमार जी, whether whole time executive director are eligible for paid leave encashment. यस। होल टाइम डायरेक्टर सर एक से ज्यादा कंपनी में हो सकते हैं एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करने के लिए इनकम टैक्स पर्पस। कंपनी एक्ट को छोड़ देते हैं कि कंपनी एक्ट क्या कहता है, बट इनकम टैक्स में अगर क्या ट्रीट करेंगे उसको। देखिए इनकम टैक्स में ना कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया गया है, होल टाइम डायरेक्टर है या उसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है। डायरेक्टर अगर है और डायरेक्टर सिटिंग फीस ले रहा तो उसको बोलता है 194 जी में आपका टीडीएस काटेंगे, दैट इज सेपरेट पार्ट। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप होल टाइम है, पार्ट टाइम है, आप एम्प्लॉई है, आपका टीडीएस टैक्सेशन यहाँ पे होगा। अगर एक कंपनी में मोर देन वन होल टाइम डायरेक्टर है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं, बिकॉज मैं होल टाइम डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ, कोई होल टाइम डायरेक्टर प्रोडक्शन है, कोई होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन यस इट इज पॉसिबल। कंपनीज एक्ट का मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओगे। नेक्स्ट इनका है कि व्हाट विल बी चेक फॉर स्टैट्यूटरी बोनस एलिजिबिलिटी, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी लेस देन 21,000। स्टैट्यूटरी डिडक्शन के लिए फॉर बोनस एलिजिबिलिटी। ओके, सो आई थिंक बोनस के एलिजिबिलिटी के लिए स्पेसिफिक कैलकुलेशन मैकेनिज्म दिया है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जहां भी दिया हुआ है कैलकुलेशन के लिए वो कहते हैं कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस स्पेशल जो स्पेसिफिक अलाउंस जो मिलता है, जो रेगुलर अलाउंस मिलते हैं, वो सब कुछ जोड़ के उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ बोनस आई एम नॉट श्योर। इसके लिए बोनस एक्ट मेरे ख्याल से रेफर करना पड़ेगा हमें, मतलब हमें अभी आंसर करने के लिए एकदम श्योर नहीं कि हाँ ये इसका आंसर होगा। नॉट अ इशू। नेक्स्ट इज हाउ टू गेट और फाइंड टीटी बाइंग रेट, प्लीज। टीटी बाइंग रेट पहले तो क्या होता था कि एसबीआई जाना पड़ता था और वहां से हम लोग एप्लीकेशन लगा के और उनको फीस जमा करा के देते थे, बट अभी तो ये पोर्टल पे अवेलेबल है, आप कभी भी उसको देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है एसबीआई के पोर्टल पे। ओके, नेक्स्ट इज आई थिंक ये क्वेश्चन टीडीएस के टाइम पे पूछा गया है, व्हाट अबाउट सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि मार्च की सैलरी हम अप्रैल में देते हैं और टीडीएस का लायबिलिटी मेरी फाइनेंशियल ईयर जिस साल में टीडीएस सैलरी ड्यू हुआ है उस साल में आएगी। अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, 2021 की सैलरी आपकी मार्च की ड्यू हो गई और आपने पेमेंट किया 7 अप्रैल को, तो मुझे टीडीएस 21-22 में काटना है या 19-20 में काटना है, जो भी फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। सो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मेरा प्रीवियस ईयर का है और हम उसको पेड बना देते हैं 31 मार्च को, उसको पेड बना के प्रोविजन में खड़ा कर देते हैं कि हमने उसको पे कर दिया और वो मेरा लायबिलिटी में खड़ा हो जाता है। इसका मतलब मैंने पे कर दिया, मेरे बुक्स में खड़ा भी, उसको हाथ में कैश नहीं दिया बट मैंने पे कर दिया, मेरे बुक्स में मैंने पेड ये पेबल में लाके लिया खड़ा कर दिया, तो आपका ड्यू हो गया। बट अगर इसका सेक्शन देखा जाए 192 जो है वो होता है कि एट दैट टाइम जब आपने पेमेंट किया है तब होगा। सो पेमेंट मीन्स व्हाट, ओनली बुक एंट्री और एक्चुअल पेमेंट। सो टेक्निकली हम लोग ये बोलते हैं पेमेंट मीन्स एक्चुअल पेमेंट। अगर आप किसी से एम्प्लॉय का बुक एंट्री कर रहे हैं तो इट इज नॉट, हम ही नहीं कह सकते वो पेड हो गया। सो अगर मान लिया किसी ने नेक्स्ट ईयर में काटा है तो वो डिफॉल्टर नहीं होगा। अदरवाइज जनरली जो प्रैक्टिस है
वो यही है कि जिस साल में वो ड्यू होता है उसी साल में उसका टीडीएस काटा भी जाता है और जमा भी कराया जाता है। Next question is, what about taxability of PF withdrawn and TDS applicability on it? सो उन्होंने लिमिट कर दिया उसका कि मेरे ख्याल से 2.5 लाख या 5 लाख का लिमिट दिया उसमें कि अगर आप उससे ज्यादा विड्रॉ करते हैं देन आपको टैक्सेबल होगा वो। सो मैं चेक करके बता दूंगा, बट अमाउंट मुझे पता नहीं, बट ये टैक्सेबल किया उन्होंने, लिमिट डाल दिया उसके बाद आपको टैक्सेबल होगा। Next question है अरविंद कुमार जी का, if amount is paid on the basis of sales target and it varies month to month, then is it salary or else what would be the TDS rate if not professional? सी जनरली क्या होता है, कांस्टेंट इंसेंटिव होता है सेल्स पर्सन को स्पेशली, कि आपकी सैलरी इतनी होगी और आपका इंसेंटिव भी होगा साथ में। इंसेंटिव इज आल्सो पार्ट ऑफ सैलरी, वो उसको फिक्स होना जरूरी नहीं है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी होगा तब भी वो इंसेंटिव है, वो भी सैलरी का पार्ट है। Next is salary person. Salaried person every year he can change tax regime, old and new. Yes, yes. Next is Suresh Kumar ji keh rahe hain, I have read somewhere that gift in excess of 5,000 is taxable. Please clarify this. Yes, sir, you are right. So in the press note, I think government has issued last year or last to last year, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि 5,000 जो अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्सेबल होगा। और भी क्वेश्चन में एक कुछ है, राजेश जी के टीटी बाइंग रेट पर क्वेरी रिपीट हो रही है सर, एक बार एसबीआई की साइट पे यू कैन चेक, आपको मिल जाना चाहिए वहाँ पे। सर कोई इशू नहीं है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा मैडम के साथ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। थैंक्स सर। आप हर महीने डाउनलोड कर सकते हैं, हम लोग आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट एक मेहुल कुमार जी कह रहे हैं, प्लीज डिस्कस अबाउट द स्टॉक प्रोविजन, एक स्टॉक ट्रेडिंग। ओके, वो तो इम्पोर्टेंट चीज आपने बोला था, मैं अभी इसको करता हूँ। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मोस्टली एम्प्लॉइज जिनका सिर्फ सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, वो भी आजकल शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग का जितना मुझे पता है कि शायद ये स्पेकुलेशन बिजनेस में जाता है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर डील कर रहे हैं, आपने खरीदा और आपने होल्ड किया, देन यू आर एन इन्वेस्टर। लेकिन अगर आप उसका ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका एक टर्नओवर जनरेट हो रहा है। सो अब आप प्योरली सैलरीड पर्सन नहीं है, अब आपका बिजनेस इनकम भी है, और जो बिजनेस जो वो इनकम होगा वो आपका बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होगा, और उसका अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो ऑफ कोर्स आपका टैक्स ऑडिट भी होगा। थ्रेशोल्ड मींस 44 AB का जो रेट जो दिया गया है 1 करोड़ और 10 करोड़। सो ऑफ कोर्स आपका तो सारा ट्रांजेक्शन बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहा है, तो आपके ऊपर 10 करोड़ का प्रीमियम एप्लीकेबल होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टर्नओवर कैसे काउंट करेंगे। तो 44 AB के लिए जो गाइडेंस नोट दिया हुआ है ICAI का, उसमें उन्होंने ये बताया है कि आपका जो परचेज प्राइस और सेल प्राइस में जो डिफरेंस होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, सबको टोटल कीजिए, वो जो टोटल है वही आपका टर्नओवर है। अगर वो टर्नओवर अगर वो टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट भी कराना है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिजनेस मैं सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, यू आर इनटू बिजनेस एज वेल। इट मींस इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉय हो या अदर देन एम्प्लॉय हो, वो शेयर ट्रेडिंग कर रहा है या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहा है, और वहां पे उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आपकी ऑडिट की लिमिट को क्रॉस करती है, देन डेफिनेटली वो ऑडिट उसकी होगी वहां पर, एंड बिजनेस इनकम तो ये है ही। यस। तो अब इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी है जहाँ पे कि ये रूल है उनके ऊपर कि आप यहाँ काम करते करते कोई और बिजनेस नहीं चला सकते, बट अननोइंगली बहुत सारे एम्प्लॉय शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि ये मेरा जो इनकम है ये बिजनेस इनकम में फॉल कर रहा है। और वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या देते हैं, एक फॉर्म 16 भेज देते हैं कि मेरा रिटर्न फाइल कर दीजिए। वो बैंक स्टेटमेंट भी आप उनसे मांगोगे तो बोलेंगे मैं आपको इंटरेस्ट 4 लाइन लिख के देंगे, मेरा इंटरेस्ट इस डेट को इतना आया है, इस बैंक से इतना आया है। तो उस केस में आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, बट ये रिटर्न गलत फाइल हो गया क्योंकि आपने एक सेगमेंट ऑफ इनकम को रिपोर्ट नहीं किया।
computation regarding तो we will have discussion in future session also. PGBP भी है, एक tax audit भी है. Next is from Sandeep. Whether notice period is deductible in computation of income? Deductible? No, not deductible. It is also salary. Even though you are in, आप notice period serve कर रहे हैं, उस टाइम पे जो आपको पैसा मिल रहा है, you are still in service और आपका employer relation exist कर रहा है और आपको जो मिल रहा है वो salary ही है. So no deduction. अच्छा, एक इन्होंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे वेरिएबल हो रही थी इनकी अमाउंट due to incentive परसेंटेज कैलकुलेशन, due to incentive. इनका है कि हाउ टू डिसाइड टीडीएस. So whatever अगर कोई शॉर्टफॉल रहता है आप ईयर एंड पे कर लीजिए, और तो ऑप्शन है ही ऑलरेडी. इन केस ऑफ सैलरी ये ऑप्शन है आपके पास कि आपको पूरे साल का कोई शॉर्टफॉल रहता है तो आप मार्च में भी उसका या लास्ट पेमेंट के टाइम पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. Merchant Navy employee income is taxable or not? It is taxable. But important question है, सर का जो क्वेश्चन पूछने का पर्पस है वो ये है कि कहाँ टैक्सेबल होगा. अगर वो मर्चेंट नेवी है और वो मोस्टली टाइम शिप में बिताता है और वो इंडिया में सर्टेन पीरियड के लिए आता है तो उसका टैक्सेशन कहाँ होगा, सर ये पूछना चाह रहे होंगे. अदरवाइज मर्चेंट नेवी है और अगर वो इंडिया में पोस्टेड है तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसका इनकम एनी इंडिया में टैक्सेबल है. अगर वो शिप पे रहता है मोस्टली टाइम और उसका सैलरी इनकम इंडिया में आ रहा है तो भी उसका शिप किस कंट्री को बिलोंग करता है उसके बेसिस पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा और वहां पे टैक्स होगा उसका. सुनील गुप्ता जी की क्वेरी है बट मैं पढ़ देती हूँ. बाइंग ऑफ डिडक्शन ऑफ शॉर्ट नोटिस पे इज टैक्सेबल और नॉट? सॉरी, बाइंग ऑफ डिडक्शन ऑफ शॉर्ट नोटिस पे इज टैक्सेबल और नॉट? सॉरी मैं क्वेश्चन को सुनील सर आप एक बार और इलैबोरेट करके लिख दीजिए आपका क्वेश्चन, देन वी विल टेक इट अप. सैलरी टैक्सेबल इन केस ऑफ डुअल सिटीजनशिप, टैक्सेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? सर सैलरी के केस में हम लोग जब इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर आप रेसिडेंट हैं यहाँ पे तो आपका यहाँ पे टैक्स होगा. सिटीजन आप हैं नहीं है वो बाद में टैक्स रेस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. अगर आप रेसिडेंट हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे आपका सर और चाहे सैलरी आप कहीं भी रिसीव कर रहे हो हम यहाँ पे उसको टैक्स करेंगे. अब आपकी केस स्टडी को कर लेते हैं सर. आपकी केस स्टडी के बाद लास्ट के करते करते फिर 2-3-4 क्वेश्चन और आ जाएंगे. 5-7 मिनट्स फिर देख लेंगे जो हैंड रेज है. हैंड रेज करने के लिए रिएक्शन पे जाकर के विकास जी का मेरे ख्याल से बहुत देर से हैंड रेज है, इनसे पूछ लीजिए कुछ कहना चाह रहे हैं. विकास जी आपको अनम्यूट कर. सर ये बोल रहा था कि जो ये 5000 वाली जो गिफ्ट की लिमिट की बात कर रहे थे पीछे, शायद अभी कोई सर बात कर रहे थे, तो ये जीएसटी वाले उससे नहीं उठाया गया क्या कि वहां पे एक लिमिट इन्होंने मेंशन कर दी है कि अबव 5000 इट विल बी लाइक जीएसटी का वहां पे कुछ? जीएसटी में 50,000 है सर शेड्यूल 1 में. नहीं वहां पे भी शायद मैडम 5000 से अबोव अगर गिफ्ट और एनीथिंग लाइक स्टाफ वेलफेयर या कुछ भी है तो वो शायद वो 5000 किसी टाइम पे आरसीएम के लिए रखी गई थी. एम्प्लॉई का जो है गिफ्ट का वो 50,000 का है रखा हुआ. ओके सॉरी मैं जीएसटी का मुझे कुछ नहीं पता. ठीक है सर, थैंक यू सर. सो केस स्टडी 1 वेरी सिंपल. The SSC an employee made overdrawing in addition to his salary. जितनी मेरी सैलरी है मैंने कंपनी से कुछ और एडिशनल पैसा लिया हुआ है which was debited by the employer to his account. Naturally यही एंट्री होगी, अकाउंटिंग एंट्री यही होगी. इंटरेस्ट एम्प्लॉयर ने चार्ज नहीं किया. नो इंटरेस्ट वाज चार्ज बाय द एम्प्लॉयर ऑल्दो द एम्प्लॉयर हैज पेड इंटरेस्ट ऑन इट्स बोरोइंग. एम्प्लॉयर ने जो पैसा जो दे रहा है तो एम्प्लॉयर ने बोरो करके लिया हुआ है बट एम्प्लॉय से वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है. उस केस में क्या होगा? सो ये क्वेश्चन कोर्ट में भी डिस्कस हुआ. ये बोला गया कि इंटरेस्ट रेफरेबल टू ओवरड्रॉइंग अमाउंटेड टू बेनिफिट. सो इंटरेस्ट जो आपको उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होना चाहिए वो आपको बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि अगर आप कहीं और से लेते तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता तो वो आपका बेनिफिट का पार्ट बनेगा. बट बेनिफिट का पार्ट कहाँ पे बोले ना 17(2)(3) में इन्होंने उसको बेनिफिट्स में ऐड किया. Employer sold its car at book value of 25,000 to the employee.
The employee later on say sold this car at a higher price of 90,000. So employer के पास जो कार था उसे 25,000 में बेचा और employee ने बाद में उस कार को 90,000 में बेचा. तो जो डिफरेंशियल प्राइस बेनिफिट हुआ 65,000 का, उसका टैक्सेशन कैसे होगा? सो इस केस में बोला गया द डिफरेंस ऑफ 65,000 वाज द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, सो वो भी 1723 में फॉल करेगा. Tata Motors offered employees of a company to purchase cars at a discounted price and the amount to be deducted from the salary like EMI without interest. So ये बहुत कॉमन होता है. इस अगर मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल लूं तो उन्होंने बोला अपने एम्प्लॉइज को जो पर्टिकुलर सेगमेंट में आते हैं उनको बोला कि आपको ये कार लेना है. कंपनी ने उनको कार दे दी और उनका जो कार का ये उनको अगर कार का वैल्यू 10 लाख है तो कंपनी ने उनको 6 लाख में दे दिया या 7 लाख में दे दिया. और जो उनको पेमेंट है वो आज नहीं करना है, वो भी उनके सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके डिडक्ट होता जाएगा. तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा? सो कमिंग टू नेक्स्ट, लास्ट है, आई थिंक दिस इज लास्ट. सो इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर. और डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा है तो सिमिलर तरीके से होगा. अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दूसरे एम्प्लॉय को दिया, डायरेक्टर को दिया, अज्यूमिंग इज एन एम्प्लॉय, तो उस केस में भी सेम प्रोविजन अप्लाई होगा. सिचुएशन चेंज कहाँ पे होता है? अगर वो डायरेक्टर शेयर होल्डर भी है कंपनी का और वो 10% से ऊपर उसका वोटिंग राइट है, तो जो पैसा रिसीव कर रहा है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या वो डिविडेंड में जाएगा या परक्विजिट्स में जाएगा? तो अगर मैं पहला फैसला देखो, डायरेक्टर अगर कोई लोन लेता है कंपनी से और उसका वोटिंग पावर 10% से ऊपर है, कुछ शेयर होल्डर भी है, तो हम कहते हैं ये तो 222E का पार्ट बनेगा और ये डिविडेंड है. बट उस केस में अगर तो क्या जो वो पैसा उसने रिसीव किया है वो इंटरेस्ट फ्री है, तो हम क्या उसको 1723 में भी लेके जा सकते हैं, या जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 1723 में जाएगा और जितना एक्चुअल अमाउंट है वो उसका डिविडेंड बनेगा. सो बहुत सारा और भी इश्यूज इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो दीज आर द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. सो आई थिंक आई हैव कवर्ड फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो हम लोग ले सकते हैं इसको. थैंक यू सो मच सर. एक क्वेरी है, इफ यू कैन आंसर. सैलरी के केस में जब हमें न्यू रेजिम ऑप्ट करना है सर, तो उसमें कोई अलग प्रोसीजर भी हमें फॉलो करना है? कोई फॉर्म वगैरह फाइल करना है? एंड आई थिंक एक फॉर्म फाइल करना होता है रिटर्न के साथ. नंबर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट एक फॉर्म यस फाइल करना होता है. ओके सर. एक विकास जी का हैंड रेज है, एक बार इनको अनम्यूट कर देते हैं. विकास जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सुबह जब उसमें होता रहता है डिस्कशन होता है. विकास जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, वेरी लो. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, एक बार अपनी जो लास्ट केस स्टडी है उस पे जाएंगे वापस. ये जो था सर, अगर 10% से ज्यादा है तो अपन इसको जैसे डेम डिविडेंड 222E में अगर कंसीडर कर लेते हैं तो परक्विजिट में थोड़ी ना जाएगा फिर, मतलब ओवरलैपिंग थोड़ी ना होगी. सर आप म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए. सचिन सर आप म्यूट पे हैं. यस, अभी आवाज आ रही है? यस सर. यस. मुझे लगता है कि सुमित जी ने ना म्यूट कर दिया था. तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जो हमने क्वेश्चन डाला है वो इसी थॉट प्रोसेस से डाला है कि इसमें क्या व्यूज निकल के आ रहे हैं. प्राइमरीली अगर मैं बोलूँ तो यस, हम लोग पहला स्ट्राइक होता है कि 222E का पार्ट बनेगा. पर 222E का हम पार्ट इसको बनाते हैं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि आपने ईयर के स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए का आपने लिया और ईयर एंड तक आपके पास वो 10 लाख रहा. ईयर एंड में
इसको डिविडेंड में हमने डिक्लेयर कर डिविडेंड ले लिया 222 में डिविडेंड ले लिया, तो हम कितना डिविडेंड लेंगे? 10 लाख प्लस इंटरेस्ट या 10 लाख? तो हम बोलेंगे 10 लाख 10 लाख लेंगे। अगर मैं टैक्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बोलेंगे कि इस 10 लाख के ऊपर जो पूरे साल का इंटरेस्ट था वो तो आपने एंजॉय किया, जो आपने टैक्स इंटरेस्ट नहीं दिया, तो क्यों नहीं मैं अगर मैं बाहर से लेता तो उस पे इंटरेस्ट लगता, उस तरह मैं उसमें परक्विजिट में ले जा सकता हूँ। हाँ, तो मैं क्यों नहीं उसको परक्विजिट में लेके जाऊँ? अदरवाइज वो एरिया जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का वो तो अनटैक्स्ड रह जाएगा फिर आपका। ओके, ठीक है ना? ठीक है सर। और कुछ मैम इसमें? शुभम सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, शुभम आप अनम्यूट कर लीजिए and can ask your question. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन वही मर्चेंट नेवी वाला, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करेंगे सर? ओके सर, बेसिकली अगर मैं मर्चेंट नेवी की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा स्लाइड था उसमें 4 हमने पॉइंट्स मेंशन किए थे। चाहे किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, तो मतलब एक पर्सन हो, उसका टैक्सेशन हम लोग, वो सैलरी अगर ले रहा है तो सैलरी में ही टैक्स होगा उसका, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या कोई ग्राउंड वर्कर हो। तो इवन इन दैट केस ऑल्सो अगर आपका कोई मर्चेंट नेवी है तो उसकी भी जो सैलरी है वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। इशू ये राइज होगा कि उसकी सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो अगर वो बाहर ट्रेवल करता है, मोस्टली टाइम्स का शिप बाहर रहता है और वो इंडिया में उसकी कंपनी है जिसके कारण वो बाहर जा रहा है, और तो फिर ऑफ कोर्स इंडिया में काउंट होगा। अगर उसकी कंपनी बाहर की है तो 182 डेज वाले ही सर क्राइटेरिया इसमें पूरा करेंगे हम? ऑफ कोर्स, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बट अगर मैं बोलूँ कि आप नॉन रेसिडेंट तो कहाँ के रेसिडेंट? सर अंडर सेक्शन मेरे 10 अंडर सेक्शन 10 में कुछ दिया हुआ है, मेरे को याद पूरा सेक्शन याद नहीं आ रहा है, मगर उसमें कुछ है कि वो बोलता है वो उसमें कुछ डे का अलग 120 डेज बोलता है कुछ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 182 डेज भी अगर आप ले लेते हैं तो आप चूंकि शिप पे हैं, आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में नहीं, आप शिप में हैं, तो शिप में जब आप हैं तो कैसे काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज? अगर मैं इंडिया में तो नहीं था तो कहाँ थे? तो आप कहीं के तो रेसिडेंट होंगे। अगर आप कहीं के रेसिडेंट नहीं है तो एक अलग सिचुएशन निकल जाता है। सो इन केस ऑफ मर्चेंट नेवी हम लोग ये बोलते हैं कि जहाँ का वो शिप है, जहाँ का शिप है, आप उस कंट्री के रेसिडेंट होंगे। ओके, तो मतलब वो टैक्सेबल, जैसे कि दुबई की मैं बात करूँ तो दुबई में शिप में है वो, तो वो वहीं पे टैक्सेबल होगा अगर वहाँ टैक्स है तो? हाँ, तो टैक्स नहीं है वहाँ तो। सर एक मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि कंपनी क्या करती है ग्रेचुइटी केस में, वो टीडीएस काट देती है अंडर सेक्शन 192 के अंदर। किसके केस में? ग्रेचुइटी जब मेरे को मिली है, मेरे को 18 लाख की ग्रेचुइटी मिली है और सैलरी भी मिली है मेरे को। जब मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है कि वो दोनों अकॉर्डिंग टू द 26 के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, वो मेरे को नोटिस आ गया उसका। ये वही बोलता है कि आपका, मैंने उसको एग्जाम्पशन में डाल दिया था ग्रेजुएटी को, मेरे को 18 लाख की ग्रेजुएटी आई थी, अब वो मैंने तो वो क्या पूरा एग्जाम्प्ट है क्या आपका? हाँ जी, 20 लाख तक एग्जाम्प्ट है सर। तो उसको फिर एक बार सर नोटिस जो आपके वो देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे उस पर आंसर करना मुश्किल है। बट टेक्निकली किस बेसिस पे आपने एग्जाम्पशन लिया, रिटर्न में आपने उसको कहाँ दिखाया है, क्योंकि आजकल अगर सही फील्ड में नहीं दिखाया तो नोटिस में आया तो वो बोल रहे हैं कि आपने आईटीआर 26 के अकॉर्डिंग फाइल नहीं किया, तो वो तो 192 में दिखा रहा है सब कुछ। वो तो मेरे सैलरी के ऊपर मैं जो ऑटोमेटिक बनाता है वो 16 की, तो उसमें वो टैक्सेबल दिखा रहा है उसको अमाउंट को, और उसकी वजह से मेरा काफी टैक्स बन रहा है। सर एक बार हम लोग उसको मतलब देख सकते हैं, अगर आप मुझे एक बार नोटिस शेयर करेंगे तो मैं गाइड कर सकता हूँ इसमें। ठीक है सर, मैं आपका नंबर नोट करके। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई है इसमें? और कुछ है? कुछ एक दो क्वेरीज और हैं। एक वो कंटिन्यू चल रही है, इफ द न्यू एम्प्लॉयर पेज द डिडक्शन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ नोटिस पे। अगेन मुझे लग रहा है ये हाफ क्वेश्चन है, मुझे तो अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। सुनील जी अगर आप अनम्यूट कर सके अपने आप को। सुनील सर आप अपनी अनम्यूट करके पूछ लीजिए जो भी रहेगी ये क्वेरी, दैट विल बी बेटर। हम आगे नेक्स्ट संदीप जी का एनी अदर पार्टिसिपेंट वांट टू आस्क? चैट बॉक्स की क्वेरी ले लेते हैं। यस सर प्लीज। If employees deduct salary for short notice given by the employee,
Could employee claim such deduction? अच्छा समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे 2 महीने का नोटिस पीरियड था, मैंने 1 महीने का ही लिया, तो एम्प्लॉयर ने बोला तुम्हारी सैलरी काट लो, मैंने काट लो, तो मुझे कम सैलरी मिला, तो जो आपका ड्यू नहीं हुआ और आपको पेड भी नहीं हुआ वो तो आपका सैलरी का पार्ट ही नहीं है। आपका ड्यू हो गया और आपको पे नहीं हुआ तो वो सैलरी का पार्ट है। सो बेसिक टेस्ट यही है, ड्यू हुआ पेड हुआ, विच दोनों में से कोई एक चीज हो गया यस, दोनों चीज नहीं हुआ नो, दोनों चीज हो गया तो यस। एंड ये न्यू रेजिम के लिए फॉर्म का नंबर इन्होंने शेयर किया है, वरुण ने, फॉर्म 10E। 10E, यस। मेरे कोई फॉर्म है बट मुझे नंबर याद नहीं है, और भी फॉर्म्स हैं उसके साथ में। HUF का क्वेश्चन शेयर नहीं किया इन्होंने। Gaurav ji, if you can share your question, then we can think whether suitable for this session or not. आशा जी क्वेरी है तो लेते हैं, कोई अगर पार्टिसिपेंट पूछना चाहता है तो हैंड रेज है अगर किसी का सुनिश्चित है, नहीं किसी का भी हैंड रेज अभी कोई हैंड रेज नहीं, अगर कोई पूछना चाहता है तो क्वेरी लाइव ले लेते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन एंड डेफिनेटली पीपीटी विल बी शेयर्ड सर, नो डाउट हम रजिस्टर्ड मेल आईडी पे सभी को पीपीटी शेयर कर देंगे। राइट सर। एक सुमित जी, एक गौरव जी की क्वेरी चल रही है, अगर इसमें हम ले सकते हैं, वैसे ये HUF से रिलेटेड है। What if there is only child, married daughter left and father यानी कर्ता as well as mother both died? Kindly explain this in view of HUF continuity and filing of income tax return. If you can take this, otherwise not a problem, because ये सेशन से बिल्कुल अलग हट करके। हाँ ये थोड़ा अलग है। ये टैक्सेशन किसकी बात कर रहे हैं, काम HUF के टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं? I think HUF के टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। HUF तो कंटिन्यू करेगा, अगर कोई पर्सन डेथ हो गया है उसका तो भी जो सबऑर्डिनेट पर्सन होंगे, सबऑर्डिनेट जो डाउन द लाइन होंगे। अब उसमें सिर्फ एक मैरिड डॉटर है जो ये लिख रहे हैं कि HUF में ओनली मैरिड डॉटर इज लेफ्ट। ओके, तो आपका ये कहना है कि क्या वो फिर वो HUF कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? कंटिन्यूटी एंड इनकम टैक्स अगर मतलब चेक करना पड़ेगा, ऐसे एकदम आना बोलना मुश्किल है। गौरव जी, will suggest you कि you can connect any other time with Sachin ji. Any time. You can ask your query, Rajesh ji. Kindly unmute yourself and ask your query. I think सुनील गुप्ता जी का भी हैंड रेज है, सुमित। तो सुरेश सर ने आंसर ही कर दिया, जो मैडम ने पूछा था ना अभी, HUF वाला उन्होंने आंसर ही कर दिया। हाँ किया है। क्या रहेगा कि you can ask. Hello. Yes ma'am. Sir, while filing ITI 2, हम जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फिल करते हैं डिटेल्स, तो जो क्वार्टरली डिटेल्स फिल करते हैं उसमें अगर हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो हाउ वी विल शो इट, क्योंकि वो नेगेटिव फिगर तो ले नहीं रहा है उसमें। किसमें, रिटर्न में नहीं ले रहा है? कंबाइल फाइलिंग ITI 2, यस। ओके, नहीं बट अगर लॉस है, आप ये जानें कि मेरा लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जैसे मेरा ओवरऑल कैपिटल गेन है पर क्वार्टर वाइज, किसी क्वार्टर में लॉस है, किसी क्वार्टर में प्रॉफिट है, तो जिस क्वार्टर में मेरा लॉस है वो कैसे शो करेंगे? ये हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, अदरवाइज अगर लॉस भी है तो वो लेगा। और अगर आप चारों क्वार्टर में लॉस है तो आपको चारों क्वार्टर में लॉस का रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली लेगा। देयर मस्ट बी सम टेक्निकल इशू, अदरवाइज और कोई इशू नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। राजेश जी प्लीज आस्क। राजेश जी कह रहे हैं कि इज नॉट एबल टू अनम्यूट। किया है मैंने, अलाउ किया, राइट। जी सर, हो गया सर, हो गया। नमस्कार सचिन जी। क्या सर? बहुत अच्छा सेशन था सर, पूरा सुना, कई सारे क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन मेरे जो सारे क्वेश्चन थे एक ही चीज से रिलेटेड है,
सर वो टीटी बाइंग रेट का ना एक्चुअली मुझे जब भी हम लोग उसे सर्च करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डेट का दिखाता है। जैसे अभी मैंने मैं बताता हूँ, मैं सुमित जी से ना वो लिंक शेयर करूंगा और वो लिंक आप लोग सुमित जी आप लोग सबको को दे देंगे। वो लिंक पे आप जाएं, आप आज का लें, कल का लें, 15 दिन पीछे का लें, 1 साल पीछे का लें, सब मिलेगा। तो वो एसबीआई का ही है सर, एसबीआई का सर, एसबीआई का। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अगर वो मिल जाए तो बहुत हमारे को हेल्प हो जाएगी, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्लोजिंग करने। मैं सुमित जी से शेयर जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। So let me conclude the session. Thank you, sir. Sunil ji, kindly. Yes, sir. Good evening, sir. I am Sunil Gupta. Sir, if the former employer has made some deduction on account of short notice and the new employer buys that short notice, so whether the payment by the new employer is taxable under that salaries or not? ओके, आपका ये क्वेश्चन है कि मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयर ने मेरा सैलरी काट लिया तो मैंने शॉर्ट नोटिस दिया और वो मुझे मेरा जो करंट एम्प्लॉयर है उसने मुझे कंपनसेट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑफ कोर्स आपका जहाँ पे सैलरी आपका कट हो गया तो आपने चूंकि छोड़ दिया इसलिए वो कट हो गया, तो आपको ड्यू ही नहीं हुआ था और आपको पेमेंट भी नहीं हुआ, तो वो टैक्स सैलरी बना ही नहीं आपका। जहाँ आपको मिल गया, जिस जो सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया तो आपको वो सैलरी बन गया, तो यस वो टोटल जब करेंगे तो आपका सैलरी में आएगा। बट प्रीवियस एम्प्लॉयर में वो आपका जो डिडक्शन हो गया वो डिडक्शन रहा, वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। थैंक यू सर। Complete करना है, conclude करना है। Thank you, thank you. And now I request Manish ji to say final vote of thanks. Sir, you want to add anything? नहीं सर, everything is done. सचिन सर ने सारे questions के answer already कर दिए हैं। Please मनीष unmute कर लो अपने आप को। खुद 10 के साथ कर रहे होंगे। नहीं, खुद 10 के सुमित जी, सुनील गुप्ता जी का म्यूट कर दीजिए, डिस्टर्बेंस आ रही है। लड़की वाली ने तो बहुत बड़ा मिथ है कि जो लड़की बोल है उसकी पता चल जाता है, पता चल जाता है। नहीं ऐसा है, लड़कों को पता चल जाता है। Thank you for the wonderful dedication. It was very nice session. We have learned a lot from you. As always. Thank you, sir. Thank you, Sumit sir. Thank you, Asha ma'am, for organizing this seminar. Thank you so much. Sumit ji, next session is day after on Saturday. Second session is on Saturday. Alternate days, every alternate day there is a session. So second session on Saturday, 6 p.m. By Pankaj Sarabgi. Full detail along with the PPT and link will be continued for all 5 days. So thank you, Sachin Bhai, for your wonderful deliberation, and thank you, Asha ji, for coordinating, and Manish ji. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you to all participants now. Thank you very much. Thank you.